बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है ये मेरा दीवानापन है और लिखा है ये लारा मोमिन साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नावल। दीवार में नस्ब बड़े से शोकेस में एक और ट्रॉफी का इजाफा उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही देख लिया था। तो जीत कर आए हैं बरखुरदार, उन्होंने मुस्कुराकर सोचा। शोकेस से नजरें हटाकर बेड की तरफ देखा जहां वो तकियों में मुंह घुसाए ऊंधा पड़ा था। वो उस पर एक नजर डालते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गए। कपड़े निकालकर वार्डरोब दानिस्तन जोर से बंद किया ताकि वो जान जाए कि वो आ चुके हैं, लेकिन जब उसने कोई जुम्बिश नहीं की तो वो तवील सांस लेकर मुस्कुराए और बाथरूम की तरफ बढ़ गए। कपड़े बदलने के बाद वो बेड पर उसके सिरहाने आ बैठे, बड़ी मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा जिसे उसने फौरन ही झटक दिया। वेरी सॉरी यार, मैं अपने वादे पर कायम ना रह सका। वो बोले, मैं बात नहीं करूंगा आपसे। वो कहता हुआ तकिया परे करके उठ बैठा। सॉरी तो कर रहा हूँ बेटा। वो मुस्कुरा रही है। मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आता मगर ऐन वक्त पर बेहद सीरियस केस आ गया और मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा कोई मैच मिस नहीं करता। वो उसका मैच ना देखने जाने का सबब बता रहे थे। जानता हूँ मैं, वो होठ सिकोड़ कर बोला। एक तो आप मैच देखने नहीं आए, दूसरे जब मैं ट्रॉफी जीत कर घर आया तब भी आप नहीं थे। मालूम है क्या मेरी कितनी जान जली है। वो कहता हुआ उनके बाजू से लग गया तो वो मुस्कुरा दिए। बड़े प्यार से उसे देखा। वो उनका रैयान, उनका बेटा, उनसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता था। मैं नहीं था तो क्या हुआ बेटा, और सब तो थे ना। उन्होंने उसका सर सहलाया। सबका नंबर आपके बाद आता है पापा। आप नहीं तो कोई नहीं, कोई भी नहीं, कि मेरी सारी खुशियां आप ही के दम से तो हैं। और जब आप ही ना होंगे शरीक तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। उसने कहते हुए उनके शाने से सर उठाकर सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो वो नफी में सर हिलाकर धीरे से हंस दिए। बहरहाल तुम्हें जीत मुबारक हो। वो कहने लगे, वैसे मैं तुम्हारा मैच देखूं या ना देखूं मुझे यकीन होता है कि जीत तुम्हारी ही होगी। बहला रहे हैं ना। वो बोला, नहीं जान, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। एक तुम्हारी जीत मुझे कितनी खुशियाँ देती है मैं बता नहीं सकता। और बेटा जान, वो दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन और खुशियों भरा दिन होगा, जब मुझे मशहूर क्रिकेटर रैयान अहमद के पापा के नाम से जाना जाएगा। वो बोले तो रैयान ने बेहद मसरूर होकर उन्हें देखा। कितने प्यारे थे उसके पापा, कितनी जल्दी उसकी सोचों, उसके ख़यालों तक रसाई कर लेते थे। क्रिकेटर बनना उसकी अव्वलीन ख्वाहिश थी और जब मिन्हाज अहमद ने भी उस इसी ख्वाहिश का इज़हार किया तो वो मारे खुशी के उनसे लिपट-लिपट गया। ओ पापा, यू आर द ग्रेट, आई लव यू, आई लव यू। वो मुस्कुरा दिए, झुककर पेशानी चूम ली। क्रिकेटर बनना तो पहले सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी मगर अब जबकि आप भी यही चाहते हैं तो ये मेरी ख्वाहिश नहीं, जिद है। और अपनी जिद मैं हर हाल में पूरी करता हूँ। वो दिन जरूर आएगा पापा, जब आपका बेटा दुनियाए क्रिकेटर का एक दरख्शा सितारा होगा। वो कह रहा था, उसका हर लफ्ज अज़्म हौसला और बुलंद इरादों का गुमाज था। चाचू पहले जाकर खाना खा लें, अपने बेटे का ख्याली पुलाव फिर कभी खाइएगा। रूबिया कहती हुई अंदर आ गई। तुम क्या समझती हो मैं हाँक रहा हूँ। रैयान उसे घूरने लगा। उसका शरीर सा जुमला हकीकतन उसे तपा गया था। तो और क्या, क्रिकेट की दुनिया का दरख्शा सितारा बनूंगा। सूरत देखी है, वो चिढ़ा रही थी और रैयान ने चिढ़कर तकिया उसे पूरी कुव्वत से दे मारा। जबान चलाओ ना, हाथ से क्यों बात करते हो। वो तकिया कैच करके हंसी। पापा मना कर दें इसे वरना ये जाया हो जाएगी मेरे हाथों। वार खाली जाने पर वो मजीद तप उठा था। तुम दोनों के झगड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। वो कहते हुए उठ गए तो रूबिया भी पीछे लपकी। जानती थी कि अगर जरा देर भी कमरे में रुकी तो रैयान के हाथों दुर्गत बन जाती। डरती हो मगर बाज ना आना शरारत से। उसे अपने साथ चलता देखकर वो मुस्कुराए। आपका बेटा है ही इतना खूंखार, वो बोली और फौरन से पेशतर ही भाग खड़ी हुई क्योंकि वो तेजी से उसकी जानिब लपका था। रिलैक्स बेटा, उसकी बातों का बुरा नहीं माना करो। वो समझाने लगे। इंसल्ट करती है मेरी। उसने होंठ भींच लिए। उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा ख्याल भी तो रखती है। वो मुस्कुराए तो वो भी तवील सांस लेकर मुस्कुरा दिया कि सच ही तो कह रहे थे पापा। वो उसे जितना चिढ़ाती थी उससे कहीं ज्यादा उसका ख्याल भी तो रखती थी। और वो भी कब उसे बख्शता था। उसे चिढ़ाने और सताने का कोई मौका वो भी तो हाथ से जाने ना देता था। वो अपने कॉलेज से 15 रोज ट्रिप पर ऊटी जाने वाला था। मिनाज काफी से ज्यादा रकम उसके हवाले कर चुके थे मगर फिर भी महज रूबिया को जलाने की खातिर वो घर के हर बड़े फर्ज से रुपए मांगता फिर रहा था। और रूबिया का बस न चल रहा था कि उसका गला दबा डाले। बड़ी अम्मी प्लीज प्लीज। वो मिस्कीन सी सूरत बनाए आयशा के पास आकर बैठा तो रूबिया ने तिरछी नजरों से उसे घूरा। क्या है बेटा। आयशा ने उसके घने बालों में उंगलियां फेरकर बड़ी मोहब्बत से उसे देखा। भीख लगी होगी फकीर को। वो जो करीब बैठी थी जलकर बड़बड़ाई। आपने सुना मैं 15 दिनों की ट्रिप पर ऊटी जा रहा हूँ। वो कहने लगा। हाँ, मिनाज ने जिक्र तो किया था। वो बोली तो बड़ी अम्मी, सिर्फ जिक्र से क्या होता है, मसला खाली जेब का है। उसने चेहरे पर मजीद मिस्कीनी तारी कर ली। खबरदार अम्मी, एक पाई भी मत देना। आयशा से पहले वो बोल पड़ी। तुम फालतू टांग मत अड़ाओ, समझी। मैं बड़ी अम्मी से मुखातिब हूँ। रैयान उसे घूर कर आयशा की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ तो बड़ी अम्मी, मैं कह रहा था कि मेरी जेब बिल्कुल खाली है। अब आप ही बताइए, क्या मैं खाली जेब लेकर ऊटी जाऊंगा। वो बेचारगी से कह रहा था।
अरे तो क्या मिनाज ने रुपए नहीं दिए? आयशा मुस्कुराई। अरे वाह, दिए कैसे नहीं होंगे, मगर इसे तो मांगने की आदत है, भिखमंगा है एक नंबर का। वो खामोश ना रह सकी। हाँ, ये चुईया कहाँ से बोली? वो हैरत का इजहार करते हुए फर्श पर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, जैसे चुईया की तलाश हो। नहीं यार, ये तो अपनी रूबिया की आवाज है। काशिफ हंसा। देखा देखा अम्मी, चुईया कह रहा है ये मुझे। रूबिया का बीपी हाई होने लगा। खबरदार, जो एक पाई भी उसे दी तो चची जान से भी 300 ऐंठ चुका है, और अब आपको मक्खन लगाने आया है। तो तुम क्यों जलबला रही हो? मैं तो अपनी बड़ी अम्मी से मांग रहा हूँ। वो मेरी अम्मी है, समझे? वो नाक फुलाकर गुर्राई। एक पाई नहीं देने दूंगी, इतना याद रखो। तो एक पाई मांगता कौन है? मुझे तो कड़कड़ाते नोटों की जरूरत है। बड़ी अम्मी प्लीज हेल्प मी, सिर्फ एक नोट 500 का। वो बोला। 500 तो नहीं है मेरे पास, आयशा बोली। तो 1000 होंगे, वही दे दीजिए। वो कहकर निचला लब दांतों तले दबाकर हंसा। 1000 जूते ना दिलवाऊं? रूबिया चंचनाई। जूते तुम्हारे खाते में जाएंगे। क्यों काशी? रैयान ने पास बैठे काशिफ से तस्दीक चाही। यस ऑफ कोर्स। काशिफ ने फौरन सर हिला दिया। यस ऑफ कोर्स। उसने चिढ़कर नकल उतारी। तुम तो हो ही इस बंदर की दुम। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा आता ही क्या है तुम्हें? तो तुम क्यों जलती हो? काशिफ हंसा। मैं क्यों जलने लगी? उसने होठ सिकोड़ दिए। ओहो, बड़ी अम्मी, निकालिए ना रुपए, मुझे अभी और लोगों से भी भीख मांगनी है। रूबिया ने जलबलाकर उसकी बात उचक ली। मगर तुमसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी भिखारी हो। वो शरारत से मुस्कुराया। जैसे मैं दे दूंगी ना, दोगी तो उस वक्त जबकि जेब में कानी कौड़ी होगी। अरे तुम्हें तो कानी कौड़ी भी ना दूं मैं, वो भला क्यों चुप रहती? देखे बड़ी अम्मी, लगाम दे इसकी जबान को, बहुत चिल्लाती है। और तुम क्या करते हो? जरा अपने गिरहबान में भी झांक लो, भीख मंगे कहीं के। उसे रैयान की मांगने वाली आदत से सख्त चिढ़ती। अपनों से ही मांगता हूँ, गली के नुक्कड़ पर नहीं बैठता, समझी? किसी दिन वहां भी बैठ जाओगे, भरोसा क्या है तुम्हारा? फिक्र मत करो, अकेला नहीं बैठूंगा, साथ में तुम भी रहोगी। आमदनी ज्यादा होंगी, क्या समझी? रैयान की बात उसे ताव दिला गई। अम्मी, इससे कहिए हट जाए मेरे सामने से, वरना मैं सर तोड़ दूंगी इसका। वो आपे से बाहर होने लगी। बेकार की चकचक लगा रखी है, चुप हो जाओ दोनों। आयशा ने भी आखिर दोनों को डांट ही दिया। फिर काशिफ से कहने लगी, काशिफ बेटा, जरा बटुआ तो लाना मेरा। उनके कहने की देर थी, काशी भागकर बटुआ उठा लाया, और जब उन्होंने 100-100 के कई कड़कड़ाते नोट रैयान को थमाए, तो रूबिया के तो पतंगे लग गए। अरे जुग जुग जियो बड़ी अम्मी जान, खुदा वो दिन लाए जब आपकी इस चुड़ैल बेटी की डोली इस घर से उठे, और आपके साथ साथ हमें भी इसकी खौफनाकी से निजात मिले। वो कहता हुआ नोट जेब में डालकर तेजी से उठा। तुम मुझे कह रहे हो बंदर? वो स्लीपर हाथ में लेकर उसके पीछे दौड़ी, मगर वो कहाँ हाथ आने वाला था। वसीउ अरीज हॉल में दौड़ा दौड़ा कर उसे थका डाला। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? दादू की पाटदार आवाज गूंजी तो वो बाजू फैलाकर उनकी जानिब दौड़ा। हाय दादू, हेल्प मी प्लीज। अब दादू से भी मांगेगा, भीख मांगा। रूबिया ने तनतना कर चप्पल दीवार पर दे मारा। फूलती सांसें काबू में करने की कोशिश के दौरान उसे देखा। वो हस्बे आदत दादू की गोद में सर रखे लेट चुका था। मक्कार कहीं का। उसने फर्राटे से दिल ही दिल में उसे गालियां देने शुरू कर दी, जबकि वो दादू से कह रहा था, देखिए ना दादू, आपका लाडला पोता 15 दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहा है, तो रुपयों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ हाँ, दादू ने उसकी बात पर सर हिलाया। मगर मेरे पास तो 1000 रुपए भी जमा नहीं हुए अभी। वो बेचारगी से मिनमिनाया। खबरदार दादू, एक पैसा मत देना। वो जल कर चिल्लाई। यार काशी, अपनी बहन को चूहे मार की दवाई खिला दो, बहुत चिल्ला रही है। वो लेटे लेटे ही संजीदगी से बोला, तुम रैयान के बच्चे, गधे, खच्चर, टट्टू, तुम्हारी तो आज एक ना एक हड्डी तोड़ कर रहूंगी। वो पूरी कुवत से मुक्का तान कर उसकी तरफ झपटी। हाय हाय लड़की, तमीज कर जरा, वो बड़ा है तुमसे। दादू ने हाथ पकड़ लिया तो वो मजीद सुलग उठी। मुझे ही तमीज सिखाना, ये बड़ा बदतमीज है ना? अरे दादू छोड़िए ना, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? मेरी सुनिए ना। हाँ हाँ कहो बेटा। दादू पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। यही एक तो लाडला है ना, हम तो फुटपाथ से उठाए गए हैं। उससे चुप ना रहा गया। काशी ने अफसोस का इजहार किया। चुप रहो तुम। वो उसी पर चढ़ दौड़ी, जबकि वो दादू से कह रहा था, हाँ तो दादू, मैं उठी जा रहा हूँ, और देखिए आपके लाडले पोते के पास 1000 रुपए भी नहीं है। क्या मैं वहां जाकर फुटपाथ पर कयाम करूंगा और धूल मिट्टी फाकूंगा? ऐ खुदा ना करे बेटा। दादू दहल ही तो गई, तो फिर मदद कीजिए ना मेरी। वो कहता हुआ लेटे से उठ बैठा। लाइए निकालिए रुपए, मुझे कल ही जाना है। उसके कहने की देर थी, दादू ने सेफ की चाबी उसके हवाले कर दी। ये लो चाबी, तुम्हें जितनी जरूरत हो लेकर चाबी वापस कर देना। और माय स्वीट स्वीट ग्रैंडमा, आई लव यू। वो चाबी लेकर उनसे लिपट लिपट गया। चलो हटो परे, अब लाड मत दिखाओ। वो हंस पड़ी। ये फाउल है दादू, वो एहतजाज करने लगी। उसने रुपए मांगे तो सेफ की चाबी हवाले कर दी। और जो इतने दिनों से नए कपड़े के लिए चीख रही हूँ, तो आपको सुनाई नहीं देता है? क्या करेगी और कपड़े? तुम्हारा वार्डरोब तो भरा पड़ा है। दादू बोली। हाँ मुझे ही कहना। वो दांत कटकटा कर रैयान को घूरने लगी। उसे मत कहना कि क्या करोगे ट्रिप पर जाकर। साल में 50 बार जाता है ट्रिप पर, और हर बार आप हजारों रुपए थमा देती हैं, और मुझे देते हुए आपके खजाने खाली पड़ जाते हैं।
बेचारी वो तअस्सुफ से सर हिलाता उसे ठेंगा दिखाकर चला गया। मर जाओ, खुदा करे कुछ और बस ना आया। तो वो कोसने लगी। बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते। दादू ने उसे खुद से लगा लिया। तुमसे बड़ा है लिहाज क्या करो। बड़ा है तो बड़ा बन के दिखाए ना। जान क्यों जलाता है मेरी। वो रुहासी हो गई। तुम क्यों जलती हो, जलना कुड़ना छोड़ दो तो वो जलाना छोड़ देगा। हाँ, आप तो उसी की तरफदारी करेंगी, मैं तो कुछ नहीं लगती। वो बाकायदा रोने लगी। ना बेटा, दादू ने उसे चुमकारा, तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो, मगर वो कुछ ज्यादा अजीज है। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, बिन माँ का बच्चा है, जिसे सगे बाप का प्यार भी नसीब ना हुआ। वो संगदिल गया तो फिर लौट कर ना आया। मानू ना होता तो कैसे जीता, वो अपनी माँ के साथ ही मर गया होता। हाँ वाकई, मिनाज चाचू ने ना समेटा होता तो वो बिखर जाता। वो रोना भूल कर कहने लगी, उसका ख्याल रखा करो बेटा, उसे ये एहसास मत दिलाओ कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है या हमने उसे अपना कर एहसान किया है। नहीं बेटा, उसके रगों में हमारा भी खून है, हमारी सबा की निशानी है वो। दादू नरमी से कह रही थी, सॉरी दादू, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगी उससे। वो सैकड़ों बार का किया हुआ ऐद फिर से दोहरा कर उठ गई, मगर ऐसा कभी होता न था। रैयान से रोज ही उसकी तकरार होती थी। वो लाख ऐद करती कि अब वो उससे कभी नहीं लड़ेगी, मगर वो उसे ताव दिला जाता और वो अपना ऐद भूलकर उससे लड़ पड़ती थी। बेटा ये कॉफी दे आना मिनाज को। वो किचन में आई तो राबिया चची ने उसे कॉफी का मग थमा दिया। चाचू आ गए क्या, बिला इरादा ही उसके मुंह से निकला। फिर सवाल के बेतुकेपन का एहसास हुआ तो वो खजल सी होकर कॉफी का मग लिए मिन्हाज अहमद के कमरे की जानिब चल पड़ी। मैं आ जाऊं चाचू, वो दहलीज पर रुककर पूछ रही थी। अरे बेटा, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है भला। मिन्हाज अहमद उसे देखकर मुस्कुराए तो वो अंदर चली आई। वैसे भी तुम्हें मना किया जाए तो तुम मानोगी कब। उसने मग मिन्हाज को थमाया तो रैयान की आवाज आई। ए चाचू, ये झिंगुर कहाँ से बोला। वो कुछ देर कब्ल कही गई रैयान की बात का बदला लेना ना भूली। चुईया की बिल से वो भी कम नहीं था। खूब। मिन्हाज कॉफी का घूंट भर के मुस्कुराए। शेर पर सवा शेर वाली बात है। तुम लोग इतना लड़ते क्यों हो भाई। शुरुआत ये आपका बेटा ही करता है चाचू, मैं तो इतनी शरीफ हूँ। वो संजीदा सी शक्ल बनाकर बोली। हाँ, शराफत बट रही थी तो सबसे आगे लाइन में तुम ही तो खड़ी थी। वो कहता हुआ बेड पर मिन्हाज के बाजू में बैठ गया। और सुनाओ बेटा, ऊटी कब जा रहे हो। उन्होंने मग से दूसरा घूंट भरा और उसके शानों पर हाथ रखकर पूछने लगे। कल सुबह, वो कह रहा था। और रूबिया ने बड़ी पसंदीदा नजरों से दोनों को देखा। दोनों पास पास बैठे कितने अच्छे लग रहे थे। ऐसे क्या देख रही हो, नजर लगाने का इरादा है हम बाप बेटा को। रैयान की आवाज पर वो चौंकी। बड़े हसीन नहीं हो जो नजर लगाऊंगी। वैसे चाचू की बात दूसरी है, वो तेजी से बोली, गोया हमें लगाओगी। मिनहाज हंसे। हाय नहीं चाचू, उसने फौरन नफी में सर हिला दिया। फिर उसने देखा उन्होंने खाली मग साइड टेबल पर रखा था और बड़ी मोहब्बत से अपने अजीज अजजान बेटे की कुशादा पेशानी पर बिखरे बाल परे करते हुए पूछ रहे थे। मनी प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। नो पापा, रैयान ने मुस्कुराकर उनके शाने पर सर टिका दिया था। मनी प्रॉब्लम होगा भी कैसे चाचू, घर के एक एक फर्ज से मांगता फिर रहा है। वो बोली, तुमसे तो नहीं मांगा ना, मांगना भी मत, मुंह के खाओगे। उसने जैसे चिढ़ाया, तुम बैठी बातें ही बनाओगी तो मेरा सामान कौन पैक करेगा। वो जेरे लब मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ। वो चिढ़ गई, तो क्या हुआ, लग जाओगी। वो शरारत से हंसा। सुना चाचू, ये मुझे नौकरानी बनाएगा। वो शिकवा करने लगी। बेटा जान, तुम तो मजाक का भी बुरा मान जाती हो। मुस्कुरा दिए। ऐसे दिल जलाने वाले मजाक करता है तो बुरा लगेगा क्या। वो कहती हुई खाली मग लेकर चली गई। बेटा जी, उसके जाते ही मिन्हाज उससे मुखातिब हुए। जी पापा, वो हमतन गोश था। रूबी हमें अच्छी लगती है। वो जरा भी मुस्कुराए। यानी वो चौंका। वो फिलहाल हमारी भतीजी है, लेकिन मुस्तकबिल में हम उसे बहू के रूप में देखना चाहेंगे। वो बोले तो रैयान ने बेहद मसरूर होकर उन्हें देखा। कितने प्यारे थे उसके पापा, उसके दिल की बात खुद ही कह रहे थे। ओ पापा, यू आर द ग्रेट, मुझे आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। वो उनसे लिपट गया। हाँ बेटा, तुमसे तो जीने का बहाना मिला, वरना तो। उन्होंने शिद्दत से उसे भींच लिया। ओ नो पापा, तकलीफ दे बातें नहीं सोचेंगे आप। वो उनका चेहरा हाथों में थाम कर मुस्कुराया तो खुद ब खुद ही मुस्कुराहट उनके लबों पर दौड़ गई। ओके बेटा, जाओ अब अपनी तैयारी करो, कल सुबह तुम्हें जाना है ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके शाने थपके तो वो उठकर अपने कमरे में चला आया। क्या हेल्प करूं तुम्हारी। वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल ही रहा था कि रूबिया चली आई। मदद से क्या मुराद लड़की, तुम्हें मेरी सारी पैकिंग करनी है। वो कहता हुआ वार्डरोब खुला छोड़कर आराम से बेड पर दराज हो गया। तुम्हारी या तुम्हारे कपड़ों की पैकिंग। वो हंसती हुई पूछने लगी। जो भी समझो। वो मुस्कुरा दिया। सुनो, तुम अपने कॉलेज से जा रहे हो ना, ट्रिप पर। वो स्त्री का प्लग लगाती हुई पूछने लगी। हाँ, तो लड़कियां भी साथ होंगी, जाहिर है। फिर तो खूब इंजॉय करोगे तुम। वो जाने क्या कहना चाह रही थी। जाहिर सी बात है, एंजॉय करने ही तो जा रहा हूँ। वो कहने लगा, वैसे मेरा कोई प्रोग्राम ना था, मगर जब सुना कि वो भी जा रही है तो मैं भी तैयार हो गया। वो कहकर मुस्कुराया तो वो बेइख्तियारी उसकी जानिब घूमी। वो कौन। वो पूछने लगी। है एक प्यारी सी हिरनी जैसी आंखों वाली। वो निचला लब दांतों तले दबाकर बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। साथ ही उसके चेहरे पर नजर डाली जिसकी रंगत उड़ने लगी थी। बहुत खूबसूरत है वो थूक निकल कर पूछने लगी।
हाँ, बेहद। उसने ठंडी साँस भरी। क्या नाम है? उसने बहुत धीमी-सी आवाज़ में पूछा। वक़्त आने पर नाम भी बता दूँगा। तुम कहो तुम्हारी सूरत पर 12 क्यों बजने लगे? नहीं, नहीं तो वो कहती हुई फ़ौरन पलट गई। फिर उसने कोई बात नहीं की और रेयान ने भी नहीं छेड़ा। लबों पर धीमी-धीमी मुस्कुराहट लिए उसे कपड़े प्रेस करते हुए देखे गया। मैंने तुम्हारे कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया अटैची में रख दी है। तुम देख लो ज़रा। बड़ी देर बाद वो बोली थी, रहने दो, तुमने रखा है तो ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होगी। वो लेटे से उठ बैठा। सुनो, वो अटैची बंद करके जाने लगी तो उसने पुकार लिया। वो रुकी तो वो बेड से उतर कर उसके सामने आ रुका। तुम कुछ मँगवाओगी नहीं अपने लिए? उसके पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अरे क्यों? उसने हैरान होने की कामयाब अदाकारी की। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। पिछली बार जब मैं गोवा गया था तो तुमने कितने ही गिफ्ट मुझसे लड़-लड़ कर लिए थे और अब इनकार कर रही हो क्यों भई? बस वो फ़कत इतना कहकर तेज़ी से बाहर निकल गई। उसकी नम हो जाने वाली आँखें रेय्यान से पोशीदा न रह सकीं। बस इतना ही हौसला है रूबिया अख्तर, कोई बात नहीं, वापसी पर तुम्हें मना लूँगा, वो सोचकर मुस्कुरा दिया। रात का जाने कौन-सा पहर था कि उनकी नींद उचट गई। ज़ीरो बल्ब की मद्धम सी रोशनी में उन्होंने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली, फिर करवट बदलकर दोबारा सोने की सही शुरू कर दी। मगर जब बहुत देर तक नींद न आई, तो वो स्लीपिंग गाउन की डोरियाँ कसते हुए बेड से उतर गए। एक तवील साँस सीने से आज़ाद की, तो नज़रें कमरे के दरमियान खुले दरवाज़े पर पड़ी, जो रेय्यान के कमरे में खुलता था। वो बिला इरादा ही उस तरफ चल पड़े। मद्धम सी रोशनी में उन्होंने रेय्यान के बेड की जानिब देखा। वो महवे-ख्वाब था, कमरे की सारी खिड़कियाँ खुली थीं, स्लीपिंग फैन भी फुल स्पीड से घूम रहा था और वो बगैर किसी चादर या रज़ाई के सो रहा था। अजीब लड़का है, वो बड़बड़ाते हुए बेड की तरफ बढ़े, उसके पैरों के पास पड़ी चादर उसे उड़ाई और झुककर उसकी पेशानी चूम ली। पापा जान, उसने कसमसा कर आँखें खोल दी, जाग रहे हो? वो मुस्कुराए, नींद नहीं आ रही। अरे क्यों? वो उसके सिरहाने बैठ गए, तो वो मालूम नहीं कहकर उनकी बाहों में सिमट आया। बचपन अभी गया नहीं, वो उसका सर सहलाते हुए कहने लगे। गाना सुनाइए ना पापा, वो 18 साल का नौजवान बच्चों की सी फरमाइश कर रहा था। ये भी कोई वक़्त है, वो हँस दिए। पापा वो मचला, यार बच्चा नहीं हो तुम अब, तो क्या हुआ पापा, बूढ़ा भी हो जाऊँ रहूँगा आपका बच्चा ही। हाँ जान, मेरे ही रहोगे। उन्होंने बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत से उसे देखा, वो उनके बाजुओं में आँखें मूंदे मुस्कुराता हुआ उन्हें बहुत नन्हा-सा बच्चा ही नज़र आया। चंदा ओ चंदा वाला गाना सुनाइए ना पापा, जो मम्मी सुनाती थी। बचपन की वही मासूम सी फरमाइश वो अब भी करता था और वो उसकी किसी फरमाइश को टालते नहीं थे, अब भी न टाल सके। मधिम सुरों में वो गुनगुनाने लगे, चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, 1-2 नहीं, बार-बार वो उसका पसंदीदा नगमा गुनगुनाते रहे और जब उन्होंने महसूस किया कि वो गाफ़िल हो गया है, तो बड़ी आहिस्तगी से, बड़ी नरमी से उन्होंने उसे बेड पर लिटा दिया। कितना प्यारा और मासूम सा था वो, बचपन रुखसत हो गया था मगर मासूमियत ने साथ नहीं छोड़ा था। तुम देख रही हो सबा, मैंने तुम्हारे जिगर गोशा को कितनी मोहब्बत से परवान चढ़ाया है। मेरी जान है ये, मुझ में बसा हुआ है मगर फिर भी मैं कितना तना हूँ, काश कि तुम साथ होती। वो उसका सर सहलाते हुए माज़ी में गुम होने लगे थे। वो जी-जान से बरामदे की फर्श को चमकाने में मसरूफ़ थी। मिन्हाज ने दूर से ही उसे देख लिया था, वो पूरे इन्हमाक से मसरूफ़ थी। उसने एक नज़र अपने दूर में अटे जूतों पर डाली और बेहद शरीर नज़रों से बरामदे की चमचमाते फर्श को देखा, जिसकी आखिरी सीढ़ी भी वो साफ करके अब सीधी खड़ी हो चुकी थी। वो बड़ी शरारत से मुस्कुराया और गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। साफ-सुथरे चमचम करते बरामदे के चिकने चिकने फर्श पर धूल से अटे जूतों समेत कदम जमाते हुए उसकी तरफ कनखियों से देखा। फिर फर्श पर नज़र डाली जहाँ जूतों ने अपने निशान छोड़ दिए थे और वो बिलबिला कर चीख पड़ी थी। अंधे हो नालायक कहीं के! वो चीख कर उसके सामने आन रुकी। क्या हुआ? उसने बड़े इत्मीनान से पूछते हुए छोटे से बरामदे का एक चक्कर लगा डाला। तमाम फर्श दागदार हो चुका था और सबा का बस न चला कि उसका गला दबा देती। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी मिन्हाज के बच्चे। इतनी मेहनत से मैंने फर्श साफ किया और तुमने आकर मेरी मेहनत पर जूते फेर दिए और पूछते हो क्या हुआ? ओह! सॉरी मैंने देखा नहीं था, वो मासूमियत से कहने लगा। सॉरी? वो जलकर चिल्लाई थी। तुम्हारी सॉरी से ये फर्श तो साफ नहीं हो जाएगा। नाहक इतना जल रही हो या फिर से साफ कर लेना। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद ताव दिला रही थी। हाँ, तुम्हारी नौकर लगी हूँ ना, कि तुम गंदगी फैलाते रहो और मैं साफ करती रहूँ। वो नन्हे नथने फुलाकर उसे घूरने लगी। यार, एक तो तुम जलती बहुत हो, वो कहने लगा। इतना जलना-कुढ़ना सेहत के लिए मुज़िर होता है। खून जलेगा तो काली हो जाओगी और तुम जानती हो कि मुझे काली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। शट अप! वो दहाड़ उठी। अपना लहज़ा दुरुस्त करो, तुमसे बड़ी हूँ, समझे? दिन में 770 मर्तबा तुम ये जुमला कहती हो, 1000 बार भी कहो, मैं नहीं मानूँगा, तो इसी तरह समझे। वो कहकर बेहद शरीर अंदाज में मुस्कुराया और सबा का जी चाहा उसकी ये शरीर मुस्कुराहट नोच फेंके। हद होती है बदतमीजी की, मैं शिकायत कर दूंगी अब्बू से तुम्हारी। वो धमकी देने लगी। जरूर जरूर करो शिकायत, मेरा ही फायदा होगा। बड़े अब्बू से तुम्हारे सिलसिले में सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी और आज तो तुम मेरे हाथों से जाया हो जाओगे। वो उसकी बात काट कर घूंसा तान कर उसकी तरफ झपटी और मिनहाज ने
झुकाई देकर फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। ये हाथ किस लिए बने हैं पता है? वो उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर मुस्कुराया। मेरी खिदमत के लिए, पिटाई के लिए नहीं, समझी? तुम इडियट! उसने कलाई छुड़ाने के लिए सारा जोर सर्व कर दिया मगर नाकाम रही। हाथ छोड़ो मेरा, क्या बेहूदगी है ये? वो चिल्लाई। सबा जी, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। सच-सच बताना, क्या इतना ही बुरा हूं मैं कि तुम मुझे कबूल नहीं कर सकती? वो संजीदगी से पूछने लगा। मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझे? वो दांत किटकिटा कर जैसे गुर्राई। होगी, मगर मैं नहीं मानता। वैसे 3 बरस बहुत नहीं होते। तुम मुझसे 300 बरस भी बड़ी होती तो मैं यही कहता कि मुझको तुमसे प्यार है, प्यार है। वो ठहर-ठहर कर बोला, फिर उसका हाथ छोड़कर अंदर चला गया। मरदूद कहीं का। वो बड़ा बड़बड़ा कर अपनी कलाई सहलाने लगी जिस पर मिन्हाज की उँगलियों ने अपने निशान जब्त कर दिए थे। जाने क्या समाया है दिमाग में, अजीब बेवकूफ लड़का है। सबा जी सबा जी, चाय मिलेगी? वो किचन में दाखिल हुई ही थी कि पीछे से वो चला आया। जहर भी है मेरे पास। वो बेहद चिढ़ गई। लाओ वही दे दो। देखे तुम्हारे हाथ तो मौत कैसी लगती है। वो ढिठाई से हंसा। तुम्हें मैं ही मिलती हूँ जान जलाने की खातिर। वो उसे घूर कर चाय बनाने लगी। मिलती तो बहुत है मगर तुमसे कोई है कहाँ। मैं मार दूंगी मिनाज, मगर जरा प्यार से। अम्मा मना कर दें इसे वरना आज ये जाया होगा मेरे हाथों। वो ताई अम्मा से कहने लगी जो किचन में दाखिल हो रही थी। बच्चा है तो बातें बर्दाश्त कर लिया कर। वो बोली। व्हाट? बच्चा? वो अत्ते से उखड़ गया। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं ताई माँ। मैं यानी कि मैं पूरे 5 फीट 11 इंच का ऊंचा पूरा आदमी आपको बच्चा नजर आता है? घर की छोटी औलाद बूढ़ी भी हो जाए तो बच्चा ही कहलाती है बेटा। वो कहकर फ्रिज से तरकारी निकाल कर चली गई। लो मुन्ने चाय पी लो। सबा ने चुमकार कर कप बढ़ाया तो वो मजीद तप उठा। नहीं चाहिए मुझे, और देख लूंगा तुम्हें भी। उसने कप उसके हाथ से लेकर पूरी कुवत से सिंक पर दे मारा। अभी तक दूध की बू आती है मुंह से। वो हंसी और वो चोट खाए हुए शेर की तरह पलटा। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, उसने गुर्रा कर इतनी सख्ती से उसे शानों से थामा कि वो कराह कर रह गई। मेरी ना हुई तो इतना याद रखना, न खुद जीऊंगा और न ही तुम्हें जीने दूंगा। वो कहता हुआ किचन से चला गया और वो सर थाम कर बैठ गई। ये मिनहाज चचा जान का तीसरा और सबसे छोटा बेटा उसके लिए ना सुलझने वाली गुत्थी बनता जा रहा था। जज्बाती उबाल से बचो, उम्र के साथ खुद ब खुद सर्द पड़ जाएगा। उसने सोचकर सर झटका और कामों में मसरूफ हो गई। उसके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू थे और वो इस कदर मसरूफ था कि घर में होने वाली बातों और सरगोशियों पर ध्यान ही ना दे सका। उस दिन जब वो अपने आखिरी प्रैक्टिकल से फारिग होकर थका थका सा घर लौटा तो घर में खासी चहल पहल नजर आई। अब्बू और ताया के अलावा दीगर करीबी रिश्तेदार भी नजर आए। सभी जमा थे और रिश्तेदारों का ये मजमा किसी तकरीब के वक्त ही लगता है। मगर आज कौन सी तकरीब है? वो हैरानी से सोचता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो राह में आयशा भाभी मिल गई। क्या कोई तकरीब है भाभी? वो पूछने लगा। अरे तुम्हें मालूम नहीं? आयशा ने हैरत से उसे देखा तो उसने नफी में सर हिला दिया। आज सबा की शादी की तारीख तय होनी है इसलिए। वो तो कहकर चली गई जबकि वो सकते किसी कैफियत में वहीं खड़ा रह गया। सबा की शादी? सबा की शादी? जहन में मुसलसल एक ही जुमला गर्दिश कर रहा था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरी है, वो मेरी है। उसका दिल तमाम तर शिद्दतों से चीखा मगर दिल की सदा सुनी किसने? वो तो मानू, वहाँ क्यों खड़े हो बेटा? अम्मा ने आकर उसका बाजू हिलाया तो वो चौंका। चलो आओ कमरे में आराम करो जरा देर। पढ़ाई के पीछे इतनी सी सूरत निकल आई है बच्चे की। अम्मा उसकी हालत से बेखबर उसका बाजू थामे कमरे में ले आई। मानू क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे बच्चे? वो निढाल सा होकर बेड पर गिरा तो अम्मा के हाथ पांव फूल गए। मानू बेटा, मिनहाज। वो उस पर झुकी आवाजें देने लगी। तब मिनहाज ने आंखें खोल कर उन्हें देखा। वो बेहद परेशान नजर आई। क्या हुआ बेटा? वो उसका सर सहलाने लगी और वो किसी नन्हे बच्चे की तरह उनके गोद में सर रखकर सिसक उठा। मानू, मानू बेटा। उसके अचानक रोने से अम्मा मजीद हरासा हो गई। क्या हुआ मानू? बोलता क्यों नहीं? प्रैक्टिकल खराब हुआ क्या? बोल ना मानू। वो बेकरारी से पूछे गई। क्या? क्या नहीं अम्मा, जिंदगी खराब हो गई। वो अपने आंसू पोंछ कर उठ बैठा। अपनी तकलीफ पर चाहने वाली माँ को परेशान देखा तो फौरन खुद को संभालने की सही में लग गया। क्या कह रहे हो? अम्मा को उसकी बात समझ में ना आई। कुछ नहीं अम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। वो कहता हुआ दोबारा लेट गया। इसीलिए कहती हूँ इतना पढ़ा न कर, हलकान हो जाते हो। अम्मा उसका सिर थपकने लगी। सबा की शादी तय हो रही है और आपने मुझे बताया तक नहीं। तुम तो पढ़ाई में घर के थे बेटा, इसलिए नहीं बताया। क्यों नहीं बताया अम्मा? सब कुछ लूट गया मेरा। देखिए ना, बिल्कुल तही दस्त हो गया हूँ मैं। उसने बेबसी से तकियों पर रखा सर पटका। आप लोग हमेशा मुझे बच्चा ही समझते रहे। वो भी यही समझती है। मैं कैसे बताऊँ अम्मा? वो मेरी है वो। मैं मर जाऊँगा माँ, मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा उसके बगैर। मानू, मानू के अब्बा देखिए ना क्या हो गया है मेरे बच्चे को। अम्मा उसकी हालत के पेश नज़र शौहर को बुलाने दौड़ गईं। क्या हुआ? वो आनन-फानन उसके कमरे में पहुँचे थे। पता नहीं क्या कह रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। वो कहती हुई रो पड़ी जबकि अब्बू तेजी से उसके बेड की जानिब बढ़े थे। मानू, मानू बेटा। उन्होंने उस पर झुक कर पुकारा।
मगर जैसे उसने सुना ही नहीं, वो मेरी है वो, उसकी तकरार जारी थी, कब से बस यही कहे जा रहा है, अम्मा सिसकी। मिन्हाज बेटा, मानू आँखें खोलो बेटा, अब्बू बैठकर उसका सर सहलाते गए। तब मिन्हाज ने आँखें खोलकर उन्हें देखा, अब्बू वो मेरी है, कहिए ना अब्बू वो मेरी है। उसने मजबूती से अब्बू के हाथ थाम लिए थे। कौन? उन्होंने बेहद परेशान नज़रों से बेटे को देखा जो पसीना और आँसुओं से तर चेहरा लिए वो मेरी है की तकरार किए जा रहा था। सबा, सबा अब्बू जी, सबा मेरी है। वो सर झटकने लगा था। बेटा मेरी जान, अब्बू ने बेकरारी से उसे बींच लिया। वो मेरी है अब्बू, ताया जी से कहिए वो मेरी है। वो उनके बाजुओं में मचल रहा था और वो बेबसी से उसे देखे जा रहे थे। बहुत देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। वो उसका तर चेहरा साफ करते हुए कहने लगे, ये बात कही भी तो कब, जबकि वक्त गुजर गया और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई बेटा, ये भी ना छुपाते तो आज सूरत-ए-हाल दूसरी होती। हर खुशी की तरह मैं ये खुशी भी तुम्हारे दामन में डाल देता बेटा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी शादी की तारीख तय हो गई है। नवेद ना सिर्फ तुम्हारे ताया बल्कि सबा की भी पसंद है। अगर मैं भाईजान से बात भी करूँ तो सिवाय पशेमानी के कुछ हाथ ना आएगा, क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी की खुशी को अव्वलियत देंगे। भूल जाओ बेटा, वो तुम्हारा नसीब नहीं है। मैं मर जाऊँगा अब्बू, मैं जी ना सकूँगा। वो मुस्तरिब होकर चीखा। नहीं बेटा, अब्बू ने कहते हुए सहूलियत से उसे लिटा दिया। टेक इट ईज़ी बेटा, तुम बच्चा नहीं हो, एक समझदार और बाशऊर नौजवान हो। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, किसी कमी से ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती, जीना पड़ता है, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों की खातिर। मैं नहीं अब्बू, मैं नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं समझता हूँ बेटा, वो कहने लगे, तुम बेहद अज़ीज़ हो मुझे और तुम्हारी खुशी की खातिर मैं सबा को माँग लेता, मगर अब वक़्त गुज़र चुका है। बात तारीख की नहीं, सबा की पसंद की है। वो और नवीद एक साथ पढ़ते थे, एक-दूसरे की पसंद है दोनों। इस सूरत में मैं अगर तुम्हारे ताया जी से बात भी करूँ तो तुम ही बताओ बेटा कि वो अपनी बेटी की खुशी को अज़ीज़ रखेंगे या भतीजे की? लाख वो तुम्हें बेटे की तरह चाहते हो, मगर उनकी औलाद तो हो नहीं और पलड़ा हमेशा अपनी औलाद का भारी होता है, बेटा भाई की औलाद का नहीं। सबा के लिए जो जज़्बा तुम्हारे दिल में है, उसे अपने दिल में ही रहने दो बेटा, कि उसका इज़हार तुम्हें रुसवा कर देगा। ना सिर्फ़ तुम्हारे, बल्कि तुम्हारे इस पाक जज़्बे की भी रुसवाई होगी। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगे? उन्होंने नरम-नरम मोहब्बत से पुर आवाज़ में समझाया। सवालिया नज़रों से उसे देखा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। गुड, अब्बू मुस्कुरा दिए। यूँ दिल छोटा नहीं करते बेटा, तुम मर्द हो, मर्दों की तरह मज़बूती से जीना सीखो बेटा, आज तुम तालीमी दौर से गुज़र रहे हो, कल एक ज़िम्मेदार डॉक्टर होगे। जब तुम अपने दुःख ही नहीं सह सकोगे तो दूसरे दुखी दिलों के दर्द कैसे दूर करोगे? बेटा, ज़िंदगी इतनी अर्ज़ा नहीं है बेटा कि किसी एक की खातिर दाँव पर लगा दी जाए। खुशी और गम तो साथ-साथ चलते हैं और जान जीने का मज़ा तो तब है जबकि गम को गले लगाकर खुशी के साथ जिया जाए और मैं तुमसे इसी बात की तवक्को रखता हूँ, समझ रहे हो ना? सॉरी अब्बू, मैं बेबस हो गया था। उन्होंने बात खत्म की तो वो धीरे से बोला, कभी-कभी ऐसा हो जाता है बेटा, मगर आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें जीना है ज़िंदगी की तमाम तर उमंगों और हौसले के साथ। वो बोले, मैं कोशिश करूँगा अब्बू, वादा नहीं। वो मुस्कुराए थे। नहीं अब्बू, वादा तो टूट भी जाता है, जबकि कोशिश तो हमेशा जारी रहती है ना? वो बोला तो अब्बू मुतमईन से होकर हँस दिए और आप वो अम्मा की तरफ मुड़े जो रोना भूल कर बाप-बेटे के मुकालमा हैरानी से सुन रही थीं। जो कुछ हुआ इसे भूल जाइए। इस कमरे की बात यहीं तक महदूद रहे तो बेहतर है। समझ रही हैं ना? उन्होंने पूछा तो अम्मा बुरा मान गई। नहीं, मैं तो बेवकूफ़ ठहरी, एक आप ही अक्लमंद हैं। क्या समझते हैं मैं सारे में ढिंढोरा पीटती फिरूँगी? जैसे मुझे तो ख़्याल ही नहीं। वो बड़बड़ाती हुई चली गईं तो दोनों बाप-बेटा महज़ूज़ होकर हँस दिए। सबा की रुखसती के दिन करीब थे और उसके थियरी एग्ज़ाम्स सर पर थे। वो हज़ार-हा कोशिशों के बावजूद स्टडी नहीं कर पा रहा था। बार-बार सबा का ख़्याल आ जाता और वो एक लफ्ज़ ना पढ़ पाता और शायद उसकी इसी कैफ़ियत के पेश नज़र अप्पू ने उसे हॉस्टल मुंतकिल हो जाने का मशवरा दिया था। वहाँ स्टडी का माहौल होगा, खुद ब खुद तुम्हारा दिल लग जाएगा पढ़ाई में। वो बोले थे और उसने भी यही बेहतर जाना। घर से हॉस्टल मुंतकिल हुआ तो यकसोई मिले और वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगा। इम्तिहान से फ़ारिग हुआ तो घर चला आया, जहाँ सबा की शादी की तैयारी ज़ोरों पर थी। जिस दिन से उसकी शादी की तारीख तय हुई थी, मिन्हाज ने उससे बात नहीं की थी। एक घर में रहते हुए अगर सामना होता भी तो वो कतरा कर निकल जाता और वो शायद अपनी पसंद को पा लेने की खुशी में इस कदर चूर थी कि उसकी कैफ़ियत उसके रवैये को काबिल-ए-एतना ही ना समझ रही थी। बिल-आखिर वो दिन भी आ ही गया जब सबा नवीद के संग इस घर से रुखसत हो गई और वो जो बेहद जज़्बाती सा लड़का था एकदम टूट-फूट गया।
मगर अब्बू की मेहरबान हस्ती ने उसे बिखरने नहीं दिया। रिजल्ट आउट होते ही हायर स्टडीज के लिए वो उसे अमेरिका भेजने की तैयारियों में लग गए और वो भी बिला छू चरा के सारी बातें मानता गया ताकि स्पेशलाइजेशन अब्बू की ही नहीं उसकी भी तमन्ना थी। कहिए मजनू के नाना क्या हाल है? सबा की आवाज पर वो चौंका, न सिर्फ चौंका बल्कि लेटे से उठ बैठा। वो कमरे में दाखिल होकर बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। मिनहाज ने एक नजर उस पर डाली, हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई वो खुशबाश नजर आई। कब आई तुम? वो पूछने लगा। जरा देर हुई। वो मुस्कुराई। बहुत खुश हो? ज़ाहिर-सी बात है, वो हँस पड़ी। हाँ, सबा नवीद, तुम तो खुश ही रहोगी, पसंद का साथी जो मिल गया है। वो सोचकर अफ़सुर्दगी से मुस्कुरा दिया। ये मैंने क्या सुना है? उसके कहने पर वो चौंका। क्या? तुम अमेरिका जा रहे हो? हाँ, उसने सर हिला दिया। मगर क्यों मिनाज? तुम अपने देश में भी तो पढ़ सकते हो। ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाने क्यों वो अचानक तल्ख़ सा हो गया था। बहुत खूब, वो तन से मुस्कुराई। ज़ाती मामला या हालात से फ़रार? यानी वो चौंका। हायर स्टडीज़ का तो बहाना है, ऐसे में तो तुम हालात से फरार चाहते हो। बहुत बुज़दिल साबित हुए। मिन्हाज अहमद की मोहब्बत में नाकामी हुई तो तुम मुल्क ही छोड़ चले। बहादुर बन के जीना सीखो मिन्हाज। वो मज़ाक़ा उड़ा रही थी। तुम्हारे बगैर जी रहा हूँ, क्या ये बहादुरी नहीं है? शट योर माउथ। मैं तुम्हारी कोई फ़ुज़ूल बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगी अब। वो गुस्से से फुनकारी। और मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? सबा नवेद। वो दाँत पर दाँत जमा कर गोया हुआ। रही बात हालात से फरार की, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। हायर स्टडीज़ बहाना नहीं, मेरी शदीद ख्वाहिश है। हालात से फरार ही चाहता तो अब तक ज़िंदा नहीं रहता। उसी रोज़ इतना जब तुम नवीद के संग रुखसत हुई थी, तुम मेरे जज़्बे कबूल नहीं किए। तो इतना और जान लो सबा नवेद कि मैं तुम्हें अपने जज़्बों की तौहीन की इजाज़त भी हरगिज़ नहीं दूँगा। समझी? वो तनतनाया हुआ बाहर निकल गया और वो बैठी उसके नक्शे पा को ही देखती रह गई। वो यहाँ से गया तब भी सबा की यादें उसके संग थीं और जब पूरे 7 साल बाद लौटा तो भी सबा की यादें उसके संग ही थी। घर में बहुत सी तब्दीलियां रौनुमा हो चुकी थी। दोनों भाइयों के बच्चे खासे बड़े और समझदार हो चुके थे। अम्मी और अब्बू की सेहत काबिल रश्क थी, मगर ताई माँ ने बेवगी की चादर ओढ़ ली थी। उसे अमेरिका गए हुए सिर्फ 4 माह ही गुजरे थे जब ताया जान दिल के शदीद दौरे के सबब चल बसे थे और वो हजार हाँ कोशिशों के बावजूद उनकी मौत पर वतन नहीं आ सका था। और आज इतने बरसों बाद जब ताई माँ को देखा तो जब्त ना कर सका। उनसे लिपट कर शिद्दतों से रो दिया। ना बेटा, ये रोने का नहीं, खुशी का मौका है। वो उसकी पीठ थपक कर मुस्कुरा दिया। अपने आंचल से उसने आंसू पोंछे तो वो चुपचाप उन्हें देखे गया। अम्मा से नहीं मिलोगे अपनी? उनकी याद दिलाने पर ही वो अम्मा की तरफ बढ़ा था। उफ अम्मा, उसकी ममता भरी आगोश की खातिर मैं तो तरस गया था। वो अम्मा के सीने से लगा कह रहा था, ए तो तुझे ही शौक चल रहा था जाने का। अम्मा उस पर वारी जा रही थी। बस न चल रहा था कि अपने इस प्यारे बेटे को खुद में सँमा लेती। ओ बाबा! हम भी मौजूद हैं भई। अब्बू के कहने पर ही वो अम्मा से अलग हुआ था, वरना तो जी नहीं चाह रहा था ममता के आँचल से दूर होने का। फिर अब्बू दोनों भाइयों-भाभियों से मिलते हुए उसकी नज़रें मुसलसल सबा को तलाशती रहीं। वो अब यहाँ कहाँ, वो तो अपने घर होगी। उसने तवील साँस लेकर सोचा, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए की मासूम सी खिलखिलाती आवाज़ पर मिन्हाज ने बेहद चौंक कर दरवाज़े की सिमत देखा, जहाँ से वो प्यारा-सा नन्हा-सा बच्चा पापा आ गए, मेरे पापा आ गए की मुसलसल रट लगाए अपनी नन्ही बाहें फैलाए उसकी जानिब बढ़ रहा था। और जाने कैसी कशिश थी उस मासूम से नन्हे फरिश्ते में कि मिन्हाज के बाजू खुद ब खुद वाह हो गए और वो पापा पापा कहता हुआ उनमें समाता चला गया। बेटा, मेरी जान, मेरी जिंदगी। उसने उस नन्ही सी जान को शिद्दतों से भींच लिया, बेतहाशा प्यार कर डाला उसे। और वो भी तो पापा पापा की रट लगाए उसमें समा जाने की सही में मसरूफ था। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे पापा? जज्बों की शिद्दत कम हुई तो वो पूछने लगा और मिन्हाज की समझ में ना आया कि उसे क्या जवाब दे। वो जो अनजाने जज्बों से मगलूब होकर उसे बाजुओं में समेट चुका था, अब उसके मासूम से सवाल पर हैरान था। वो उसे जानता तक नहीं था, मगर वो उसे पापा कह रहा था। ये रैयान है, सबा का बेटा। ताई माँ ने जैसे उसकी हैरतें जान ली थी। वो तो ठीक है ताई माँ, मगर ये मुझे पापा क्यों कह रहा है? वो उलझन में पड़ गया। बताएंगे बेटा, सब बताएंगे। तुम पहले आराम तो कर लो, सफर की थकान है। वो बोली, नहीं आप बताएं मुझे अभी और इसी वक्त। बहुत उलझन महसूस कर रहा हूँ मैं। पापा मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाए हैं ना? उसकी कैफियत से बेखबर वो पूछ रहा था। हाँ बेटा, मिनाज ने कहते हुए उसका सर सहलाया और बड़ा सा बैग खोलकर उसके सामने उलट दिया। देखो बेटा, इतने सारे खिलौने। वो खाली बैग किनारे करके मुस्कुराया। ये सब मेरे हैं ना पापा? रैयान खुशी से खिला पड़ रहा था। हाँ बेटा, उसने सर हिला दिया। सच्ची पापा, आप कितने अच्छे हैं। वो खुशी से चहकता हुआ अपने खिलौने में मगन हो गया। वही खिलौने जो उसने भाइयों के बच्चों के लिए खरीदे थे, सारे के सारे रैयान के हवाले कर दिए। पापा, ये डॉल मैं रूबिया को दूंगा। हाँ, वो खूबसूरत सी गुड़िया उठाए उसकी जानिब घूमा। जरूर बेटा, वो मुस्कुरा दिया। फिर ताई माँ को मुखातिब किया। आप बताइए ताई माँ। क्या बताऊं बेटा? ताई माँ ने तवील सांस खींची। यही कि सबा का बेटा मुझे पापा क्यों कह रहा है। क्या नवीद? उसने दानिस्तन बात मुकम्मल नहीं की थी। काश कि वो मर जाता, मेरी बेटी को सब्र तो आ जाता। यानी वो बुरी तरह चौंका। हाँ बेटा, बड़ी चाह से वो सबा को ब्याह कर ले गया था, मगर निबाह ना कर सका। वो मलूल से कहने लगी, 2 साल ही हुए थे शादी को कि वो लंदन अपने मामू से मिलने चला गया।
उस वक़्त रैयान महज़ 3 माह का रहा होगा। वो तो कह कर गया था कि जल्द ही लौट आएगा, मगर वो तो ना आया। अलबत्ता तलाकनामा भेज दिया। वहाँ की रंगीनियों में गुम होकर बावफ़ा बीवी और बेटे को भूल गया। उसने सबा को तलाक दे दी और वहाँ लंदन में अपनी मामूज़ात से शादी रचा ली। फिर वो पलट कर ना आया और सबा अपने बेटे को लेकर एक बार फिर इसी दहलीज पर चली आई। और रैयान जो जूँ-जूँ उम्र की मंज़िलें तय करता गया, उसे बाप की कमी का एहसास होता गया। वो सबा से अपने पापा के बारे में सवाल करने लगा और तब सबा ने ये कहकर बहला दिया कि उसके पापा अमेरिका चले गए हैं। उसके लिए बहुत सारे खिलौने लाने। बच्चा बहल तो गया मगर अपने पापा को ना भूल सका। आज जब उसने सुना कि तुम अमेरिका से आए हो तो वो तुम्हें ही अपना पापा समझ बैठा। उसकी ये गलतफहमी दूर कर दो बेटा। उसे कह दो कि तुम उसके पापा नहीं हो। उसका बाप तो उसे भूल कर अपनी खुशियों में मगन है। कह दो उससे कि वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। ताई माँ कहते-कहते रो पड़ी और वो तसल्ली का एक लफ्ज़ भी ना कह सका कि वो तो खुद ज़बरदस्त धचके की ज़द में था। उसने तो ख़यालों में भी ना सोचा था कि सबा के साथ ऐसा होगा। उसने हमेशा उसका मज़ाक उड़ाया था, कभी उसके जज़्बों की पज़िराई नहीं की थी। फिर भी वो उसे दिल में बसाए उसकी खुशियों के लिए दुआगो था। दिल से हमेशा उसके लिए दुआ ही निकलती थी और अपनी हर दुआ में उसने सबा की खुशियाँ तलब की थी, खुदा ताला से, मगर उसकी दुआएँ कबूल ना हुई थीं। कि सभा बसने के बाद उजड़ भी गई थी और उसे खबर तक ना हुई थी। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे खबर तक नहीं दी। बड़ी देर बाद वो बोलने के काबिल हुआ तो शिकवा करने लगा। कैसे कहती बेटा कि सबा ने सख्ती से मना कर दिया था। ताई माँ बोली, मगर क्यों? वो जैसे चीख पड़ा। वो कहती थी कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम्हारी तालीम का हर्ज होगा। बस यही सोचकर मैंने भी तुम्हें कुछ ना लिखा खत में। ये अच्छा नहीं किया आपने ताई माँ। उसने तवील सांस छोड़ी। सबा का दुख उसे अपना दुख लग रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसके सारे दुख ले ले। वो है कहाँ? नज़र नहीं आई। वो पूछने लगा, ऑफ़िस गई है, जॉब करने लगी है। हमने लाख मना किया मगर ना मानी। कहती है रैयान उसकी ज़िम्मेदारी है और उसका खर्च वो ही उठाएगी, हम नहीं। ताई माँ के बजाय अम्मा बोली तो वो महज़ सर हिलाकर रह गया। रैयान चलो बेटा, स्कूल का वक़्त हो रहा है। ताई माँ रैयान की जानिब मुतवज्जो हुई। हम आज स्कूल नहीं जाएँगे। रैयान ने फ़ौरन इनकार कर दिया। अरे क्यों बेटा? चलो आओ जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हारी मम्मा नाराज़ होंगी। उन्होंने चुमकारा, नहीं ना नानू, हम नहीं जाएँगे। वो ज़िद्दीपन से सर झटक कर बोला, क्यों मगर? आज हमारे पापा जो आए हैं वो बहुत मगन था। बेटा ये तुम्हारे पापा नहीं अंकल हैं, उन्होंने समझाया। नहीं आप झूठ बोलती हैं, ये हमारे पापा हैं, है ना पापा? वो भागकर मिन्हाज की गोद में जा बैठा। हाँ बेटा जान, हम ही आपके पापा हैं। वो कहता हुआ ताई माँ को मज़ीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ही रैयान को लेकर अपने कमरे में चला आया। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे पापा? मालूम है क्या हमने आपको कितना मिस किया। वो बेड पर लेटा तो रैयान कहने लगा, अच्छा कितना मिस किया? वो मुस्कुराकर पूछने लगा, इतना जिस कदर मुमकिन हो सका। रैयान ने दोनों हाथ फैलाकर कहा तो मिन्हाज ने बेइख्तियार ही उसे बाजुओं में समेट लिया। मालूम है क्या मम्मा बहुत रोती थी, अब भी रोती हैं, रोज-रोज रोती हैं और नानू कहती हैं कि आप बहुत खराब हैं, हमें और मम्मा को छोड़कर चले गए और कभी नहीं आएँगे, मगर आप तो आ गए ना पापा? नानू तो झूठ बोलती थी। हाँ बेटा, नानू झूठ बोलती थी। रैयान की बड़ी-सी बात के जवाब में वो उस इसी कदर कह सका था। अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएँगे ना? वो पूछने लगा। नहीं बेटा, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। प्रॉमिस? रेयान ने हाथ बढ़ा दिया। प्रॉमिस। मिनाज ने उसे चूम लिया। ओह पापा आप कितने अच्छे हैं। वो उससे लिपट-लिपट गया। तुम भी तो बहुत प्यारे हो बेटा। वो मुस्कुरा दिया। वो ऑफिस से आई तो खिलाफ़े मामूल रैयान को गेट पर ना पाकर परेशान हो गई। पहला मौका था जबकि रैयान उसके इंतज़ार में गेट पर मौजूद नहीं था। वो तो बीमारी की हालत में भी गेट के पास ईज़ी चेयर डलवा कर उसका इंतज़ार करता था और आज सुबह तो वो उसे अच्छा खासा छोड़कर गई थी। मगर वो उसे गेट पर ना नज़र आया तो वो परेशान सी आगे बढ़ने लगी। पापा, पापा आप चीटिंग कर रहे हैं। रेयान की खिलखिलाती आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी। बरामदे की तरफ तेज़ी से उठते कदम एकदम ही रुक गई और नज़रें रेयान के ताक़ुब में गईं तो वो ठिठक सी गई कि जाने किसके साथ वो आँख मिचौली खेल रहा था। कौन है ये? और रेयान इसे पापा क्यों कह रहा है? वो उस अनजाने शख़्स को की पुश्त को घूरती हुई तेज़ी से आगे बढ़ी। पापा देखिए तो मम्मा आ गई। रेयान उसे देखकर चीखा तो वो आँखों पर बंदी पट्टी खोलता हुआ उसकी जानिब मुड़ा और वो जो तेज़ी से बढ़ रही थी एकदम ही ठिठक कर रुक गई। पहचाना मुझे? वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब आ रुका। तो ये तुम हो? वो मुस्कुरा दी। कब आए? मुझे खबर ही ना हुई। आज ही सुबह आया हूँ। किसी को पहले से इत्तला नहीं दी थी, इसीलिए तुम्हें भी खबर ना हुई। वैसे भी खबर होती तो तुम कब इंतज़ार करती मेरा? मैं ना कहता था मम्मा कि पापा ज़रूर आएँगे। रेयान की बात ने उसे चौंकाया। ये तुम्हारे पापा नहीं अंकल हैं। उसने फ़ौरन तस्दीक की। नहीं, ये मेरे पापा हैं। है ना पापा? रेयान ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। हाँ बेटा, मिनाज ने फौरन तस्दीक कर दी। बहुत खूब, मेरी गैर मौजूदगी का खूब फ़ायदा उठाया तुमने। वो उसे घूरने लगी। तुम्हारी मौजूदगी में भी रैयान मुझे पापा ही कहता। क्यों बेटा? उसने रैयान से तस्दीक चाही। हाँ फिर? रैयान ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। हुँ,
उसके कहने से तुम बन तो नहीं जाओगे, वो चिढ़ गई। बन तो गया हूँ, वो हंस दिया। और ये तुम आते साथ लड़ने क्यों लगी? इतने बरसों बाद मिले हैं, जरा प्यार मोहब्बत की बातें करो। कि शट अप। वो बात काट कर दहाड़ उठी। चलो तुम। हाथ बढ़ाकर रेयान का हाथ खींचा और उसे तकरीबन घसीटती हुई बरामदे की तरफ बढ़ी। मैं पापा के पास जाऊंगा, छोड़े मुझे। रेयान बुरी तरह मचला। वो तुम्हारे पापा नहीं है, उसने बुरी तरह झिड़क दिया। बच्चे पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? मिनाज ने बढ़कर राह रोक ली। ये मेरा बेटा है, समझे तुम? वो रुक कर फुनकारी। तुम तो मैंने कब कहा कि तुम्हारा नहीं है? चलो छोड़ो उसका हाथ। आओ बेटा, कम ऑन। उसने जबरदस्ती उसकी गिरफ्त से रैयान का हाथ छुड़ाकर उसे गोद में उठा लिया। मैं आपसे बात नहीं करूंगा मम्मा, बहुत खराब है आप। रैयान रोते रोते चीखा। तुम मिनहाज के बच्चे, देख लूंगी तुम्हें भी। वो पैर पटकती हुई अंदर चली गई, जबकि वो मुस्कुराता हुआ रैयान के आंसू पोंछने लगा। और फिर बकिया तमाम वक्त वो रैयान को मिनहाज के पास देख देख कर कुड़ती रही। न जाने कैसी पट्टी पढ़ाई थी उसने कि वो उसे छोड़ने पर आमादा न था। इतवार का दिन था। वो हर इतवार को रैयान को तफरीह के लिए ले जाती थी। उस दिन भी वो रैयान को ढूंढती हुई मिनाज के कमरे में आई थी। चलो बेटा, आज संडे है ना? वो कहने लगी। आज हम पापा के साथ जा रहे हैं। वो फौरन बोला तो वो उसे घूरने लगी, साथ ही डांट दिया कि ये तुम्हारे पापा नहीं है। आप ही तो कहती थी कि पापा अमेरिका गए हैं, और अब आ गए हैं तो कहती हैं कि पापा नहीं है। रैयान ने मुंह फुला लिया। ये तुम्हारे पापा नहीं है, समझे? चलो मेरे साथ। वो झल्लाकर तकरीबन चीख ही पड़ी थी। मिनाज को घूरते हुए रैयान का हाथ खींचा। क्यों जल जल कर एनर्जी वेस्ट करती हो? वो जो देर से खामोश था मुस्कुराकर बोला तो वो मजीद तप उठी। तुम क्या समझते हो मेरे बेटे को बस में करके मुझ तक पहुंच जाओगे? जी नहीं। तुम तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारे बेटे के सहारे की जरूरत नहीं है, समझी? मेरे जज्बे ही काफी हैं। सब दिखावा, फरेब, ढकोसला। वो तंजिया हंसी। बीच मंझधार में छोड़ जाने वाला तुम्हारा नवीद नहीं हूँ, समझी तुम? वो भी तर्क बात कह गया। शट अप, वरना गला दबा दूंगी तुम्हारा। गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरा लिए इतनी जोर से चीखी कि रैयान सहम कर मिनहाज से लिपट गया। कंट्रोल योरसेल्फ, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वो नरमी से बोला। तुम मिनहाज के बच्चे, देख लूंगी तुम्हें। तुम दूर कर रहे हो मेरे बेटे को मुझसे। वो कहती हुई पैर पटक कर मुठियां भींच कर उसके कमरे से चली गई, जबकि वो गुमसुम से रैयान की जानिब मुतवज्जा हो गया। मम्मा क्यों चीख रही थी पापा? वो पूछ रहा था। उनकी तो आदत है बेटा। अब हम चलें? उसने मुस्कुराकर उसके गाल थपके तो रैयान ने सर हिला दिया। और फिर वो देखती ही रह गई। वो रैयान को लेकर चला भी गया। वो सुबह का गया, शाम को लौटा तो सबा ने देखा रैयान बेहद खुश था। चहक चहक कर बातें किए जा रहा था। मालूम है क्या पापा के साथ हमने कितना एंजॉय किया? वो लाउंज में बैठी थी और रैयान खुशी खुशी सारे दिन की रुदात सुना रहा था। हमने पापा के साथ मोटर बोट भी चलाई। आप तो हमें बैठने भी नहीं देती थी, और पापा ने हमें बोट चलाना सिखा दिया। मालूम है क्या, पापा ने हमें इतनी चीजें खिलाई, इतनी खिलाई कि बस बेटा, ज्यादा नहीं बोलो, तुम्हारी मम्मा का बीपी हाई हो रहा है। मिनाज ने टोका तो वो रैयान को छोड़कर उसे घूरने लगी। कभी भूले से प्यार भरी नजर भी डाल दिया कर। वो शरीर अंदाज में मुस्कुराया। तुम चुप नहीं रह सकते? वो चिढ़ गई। किस खुशी में? वो हंसा। और मामा मालूम है क्या, रेयान दोबारा स्टार्ट हुआ, मगर उसने डांट दिया। चुप रहो, टर टर किए जा रहे हो। आप तो बहुत खराब है। मुंह मुंह बनाकर मिनाज की गोद में जा बैठा। इतने अच्छे तो हैं पापा, फिर आप उनसे लड़ती क्यों हैं? खूब पट्टी पढ़ा कर लाए हो। अच्छा, वो भी दक ही तो गई। गलत फहमी है तुम्हारी। बच्चे ने जो महसूस किया वो कह दिया। वैसे भी बहुत ज़हीन और बेहद हसास है। उसने झुक कर रेयान को प्यार किया। चलो रेयान, बहुत हो गया, अब होमवर्क करो अपना। वो झटके से उठ गई। मैं पापा से करवाऊंगा होमवर्क। रेयान फौरन इनकार कर गया। मरो तुम। वो पैर पटक कर वहां से हट ही गई। रात के खाने से फारिग होकर वो रेयान को बहला फुसलाकर सोने के लिए अपने कमरे में ले आई। वरना तो वो मिन्हाज को एक पल के लिए भी छोड़ने पर आमादा न था। अब सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है। वो उसे बेड पर लिटाकर बड़े प्यार से बोली। मैं पापा के पास सोऊंगा, रेयान कहता हुआ उठ बैठा। तो वो उसे घूरने लगी और रेयान ने फौरन ही रुख बदल लिया तो वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। बेटा, बड़ी नरमी से उसे पुकारा और बड़े प्यार से उसे गोद में बिठा लिया। वो तुम्हारे अंकल हैं बेटा, पापा नहीं। तुम्हारे पापा तो नहीं, आप झूठ बोलती हैं। रेयान किसी तौर सुनने पर आमादा न था। उसकी बात काट कर तेजी से उठा और बेड से उतर कर बाहर भागा। रेयान बेटा, वो पीछे लपकी। मैं नहीं आऊँगा। वो भागता हुआ मिन्हाज के कमरे में जा घुसा और वो महज़ तवील साँस लेकर रह गई। पापा, पापा, वो सोने के लिए लेट गया था। रेयान की आवाज़ पर उठ बैठा। क्या हुआ बेटा? उसने फ़ौरन ही लाइट ऑन कर दी। मैं आपके पास सोऊँगा बस। उसने जैसे फ़ैसला सुनाया था। तुम्हारी मम्मा नाराज़ होंगी। वो मुस्कुरा दिया। नहीं होती, मैं भाग आया हूँ उनके पास से। वो बोला तो मिन्हाज ने उसे बेड पर चढ़ा लिया। मम्मा बहुत अच्छी हैं बेटा, उनकी बातें माना करो। वो उसके बालों में उँगलियाँ फेरते हुए कहने लगा। वो कहती हैं आप मेरे पापा नहीं हैं, बताइए ना क्या ये सच है? रेयान सवालिया नजरों से उसे देख रहा था और वो चाहकर भी इनकार ना कर सका। बाप की मोहब्बत और शफकत की मुतलाशी इस नन्हे से बच्चे का दिल ना तोड़ सका। मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा। उसने बड़ी मोहब्बत से उसे समेट लिया था। तो फिर मम्मा से कहिए ना, वो मुझे डांटती क्यों है? अब नहीं डांटेंगी बेटा, मैं मना कर दूंगा, ठीक? अब चलो सो जाओ। उसने कहते हुए उसे लिटा लिया। पहले गाने सुनाइए। वो ठिनका। अरे, वो हंस दिया। हाँ फिर क्या? वो कहने लगा, मम्मा हमें रोज गाना सुनाती हैं, तब हम सोते हैं।
और मालूम है क्या, मम्मा बहुत रोती हैं। पापा आप उन्हें मना करें कि वो रोया ना करें। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो रोती हैं, तो मैं भी रोने लगता हूँ। मम्मा क्यों रोती हैं पापा? वो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था और लम्हा भर को मिन्हाज समझ में ना आया कि वो उस हसास बच्चे को क्या कहे। उसके मम्मा के रोने की क्या वजह बताए कि वो मुतमईन हो जाए। बताइए ना पापा, मम्मा क्यों रोती हैं? वो पूछ रहा था। अब नहीं रोएँगी बेटा, मैं आ गया हूँ ना। मिन्हाज ने बहुत बेकरारी से उसे बाजुओं में भर लिया था। है ना पापा, जब हमारे स्कूल में पेरेंट डे था ना, तो मेरे सब फ्रेंड्स के साथ उनके पापा आए थे और मैं मम्मा के साथ गया, तो मैं आपको याद करके बहुत रोया था। मगर अब मैं कभी नहीं रोऊँगा और जब हमारे स्कूल में फिर से पेरेंट डे होगा ना, तो मैं आपके साथ जाऊँगा। अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स से बताऊँगा कि आप मेरे पापा हैं। है ना पापा? आप चलेंगे ना मेरे साथ? वो मासूमियत से पूछ रहा था। ज़रूर चलेंगे बेटा। मिन्हाज का दिल दुःख गया। ये सोचकर कि ये नन्हा-सा बच्चा किस कदर याद करता है अपने पापा को, और पापा इतना बेहिस साबित हुआ कि पलट कर ही ना आया और वो गलतफ़हमी का शिकार होकर उसे ही अपना पापा समझ रहा था। तो फिर मिन्हाज ने खुद में इतना हौसला ना पाया कि वो इस मासूम का दिल तोड़ दे। ये कहकर कि वो उसका पापा नहीं है। गाना सुनाइए ना पापा। वही जो मम्मा सुनाती हैं, चंदा ओ चंदा ला वाला। रैयान की आवाज़ उसे सोचों से खींच लाई और वो उसकी फरमाइश पर तवील साँस लेकर गुनगुनाने लगा। वो बार-बार एक ही नगमा गुनगुनाता रहा और तब कहीं जाकर रेहान सोया, तो उसने आहिस्तगी से उसे बिस्तर पर डालकर चादर उड़ा दी। बड़ी मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और लाइट ऑफ करके दरवाज़े बंद करने की गर्ज से बड़ा तो ठिठक सा गया। सबा वो पुकार उठा। नाइट बल्ब की मद्धिम सी रोशनी में वो उसे दरवाजे का पट थामे खड़ी नजर आई। क्या बात है सबा? वो लाइट ऑन करके उसकी जानिब घूमा तो बुरी तरह चौंका। वो रो रही थी। आंसू एक तवातिर से आंखों से निकलकर फर्श पर गिर रहे थे और जाने कब से वो दरवाजे का पट थामे खड़ी बेआवाज रो रही थी। सबा! मिनहाज ने बेइख्तियार ही उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फिर फौरन ही पीछे भी कर लिया कि वो कहाँ बर्दाश्त करती उसकी ये जुर्रत। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो पूछने लगा। कब तक झूठे दिलासे देते रहोगे तुम मेरे बेटे को? वो कहने लगी। उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसके बाप नहीं हो? उसका बाप तो जाने कहाँ गुम हो गया, भूल गया वो कि उसका भी कोई बेटा है। तुम क्यों हमदर्दी जता रहे हो? कह दो उससे कि तुम उसके बाप नहीं हो। वो कहते-कहते चेहरा हथेलियों में छुपाए बिलख उठी। सबा प्लीज़, उसने फौरन टोक दिया। मैंने रेयान को झूठे दिलासे नहीं दिए हैं। उसने उस रोज़ मुझे इतने मान और यकीन से पापा कहा कि मैं उसका मान ना तोड़ सका और ना आइंदा मैं ऐसा करने का हौसला खुद में पाता हूँ। उसका पापा बनने को तैयार हूँ मैं, बस तुम साथ दो। उसके कहने पर सबा ने झटके से सर उठाकर देखा। कुछ कहना चाहा मगर मिन्हाज ने रोक दिया। अपनी या मेरी खातिर ना सही, अपने बेटी की खातिर प्लीज़ मेरी बात पर गौर करना सबा। माज़ी में तुमने मुझे और मेरे जज़्बों को महज़ इसलिए ठुकरा दिया था कि तुम मुझसे बड़ी थी या फिर नवेद तुम्हारी पसंद था, मगर मैं तो आज भी उसी राह का मुसाफिर हूँ सबा। तुम्हारे बेटे को ज़रूरत है मेरी और मुझे तुम्हारी। मिन्हाज तुम वो अजीब-सी कश्मकश में से 2-4 उसे देखे गई। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो कहने लगा। फैसले का इख्तियार है तुम्हें, चाहो तो इकरार कर लो, चाहो तो इनकार कर दो। मैं हर सूरत के लिए तैयार हूँ, मगर बहरहाल तुम्हें अपनी या मेरी ख्वाहिश ना सही अपने बेटी की ख्वाहिश मद्देनज़र रखनी चाहिए। वो बेहद हसास है, ज़रा-ज़रा सी बातें गहराई से नोट करता है। तुम्हारा रोना और बाप की अदम मौजूदगी उस पर गलत असर डाल रही है। आज तो वो मुझे बाप समझे हुए है, मगर जब हकीकत आश्कार होगी तो वो शायद टूट जाए। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कमतरी का शिकार हो जाएगा और अब इस बात का फैसला तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम अपने बेटे को एहसास कमतरी का शिकार बनाती हो या उसे एक मुकम्मल और कामयाब शख्सियत का रूप देती हो। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे मर्जी है तुम्हारी। वो तवील सांस लेकर चुप हो गया, तो वो कितनी ही देर उसे देखे गई। समझ में ना आया कि क्या जवाब दे उसे। कोई जल्दी नहीं है सबा, तुम अच्छी तरह सोच समझ कर कोई एक फैसला कर लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। वो उसकी परेशानी भाप कर बोला, तो वो कुछ कहे बगैर ही पलटकर अपने कमरे की जानिब बोली। उसे वतन लौटे काफ़ी अरसा हो गया था और अब अम्मा को उसकी शादी की फ़िक्र लाहक हो गई थी। "ऐ बेटा, आखिर कब तक यूँ ही फिरते रहोगे?" उस दिन वो अम्मा के पास आकर बैठा तो अम्मा कहने लगीं, यानी? वो कुछ ना समझते हुए उन्हें देखने लगा। "अब तुम्हें भी अपना घर बसा लेना चाहिए बेटा। तुम्हारे भाइयों को देखो माशाअल्लाह 3-3 4-4 बच्चों के बाप बन चुके हैं और तुम अभी तक पापा पापा तो मैं भी बन गया हूँ अम्मा।" वो उनकी बात काट कर मुस्कुराया। "वो तो ठीक है बेटा, मगर ऐसा कब तक चलेगा? तुम सबा से शादी क्यों नहीं कर लेते? यानी कि आप चाहती हैं कि मैं सबा से शादी कर लूँ?" अम्मा की बात ने उसे बेपनाह खुशी अता की थी। "क्यों? क्या तुम नहीं चाहते?" अम्मा मुस्कुरा दी। "मेरी तो ख्वाहिश है अम्मा, मगर मैं नहीं चाहता। मगर मैं नहीं जानता था कि आप भी सबा के बारे में कहेंगी। मुझे बहरहाल तुम्हारी ख्वाहिश अजीज़ है बेटा।" अम्मा कहने लगी। "तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारी ताई माँ से? पहले मैं सबा की मर्ज़ी जान लूँ।" वो कहने लगा। "मैंने सबा से बात की थी और उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वो हामी भरेगी तभी आप ताई माँ से बात करेंगी, तो बेहतर होगा। जैसे मर्ज़ी तुम्हारी।" अम्मा बोलीं तो वो ज़रा देर उनके पास बैठकर अपने कमरे में चला आया। पापा मुझे होमवर्क करवाएँ ना।"
वो सोफे पर बैठा ही था कि रेयान भारी भरकम स्कूल बैग उठाए चला आया। अरे, कल शाम क्या किया नहीं था होमवर्क? वो उसका बैग लेकर पूछने लगा। नहीं, कल हम भूल गए थे, वो कहता हुआ उसके बाजू में आ बैठा। तो चलो अभी कर लेते हैं, तुम्हारा स्कूल टाइम तो 12:30 का है और अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। उसने कहते हुए उसका बैग खोला और उसकी किताबें कापियां निकाल कर होमवर्क करवाने लगा। ज्यादा देर न हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मिनहाज ने चौंक कर देखा, सबा अंदर दाखिल हो रही थी। सह नसीब वो मुस्कुरा दिया, साथ ही उसे बैठने का इशारा किया तो वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मम्मा, आप पापा से लड़ने आई हैं? अचानक ही रयान ने पूछा तो वो भी बहुत चक्का सी रह गई, जबकि मिनहाज की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। क्यों, मैं बहुत लड़ाका हूँ? वो खिसियाकर रेयान को घूरने लगी। हाँ तो और क्या, आप पापा को हरदम शट अप तो कहती हैं। वो बोला तो उसने जज्बस होकर पहलू बदला। देखा कितनी गहराई से मुशाहिदा करता है ये। वो बोला तो वो महज तवील सांस लेकर रह गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कितने ही पल खामोश रहने के बाद वो गोया हुई। मैं सुन रहा हूँ। वो हमतन गोश था। तुमने मुझे फैसले का इख्तियार दिया था तो मैंने फैसला कर लिया है। वो कहकर लम्हा भर को रुकी तो मिनहाज को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। कहा ना, चुप क्यों हो गई? उसकी खामोशी तवील होने लगी तो वो बोल पड़ा। मुझे तुम्हारे संग जीना है। वो कहती हुई तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको, सुनो तो। मिनाज ने लपक कर हाथ थाम लिया। किसके लिए किया है ये फैसला? वो पूछ रहा था। यानी? वो गालिबन समझी नहीं। रैयान के लिए, अपने लिए या मेरे लिए? उसने वजाहत की तो वो चंद लम्हों तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। तीनों के लिए। सच कह रही हो ना? उसे जैसे यकीन ना आया। हाँ, उसे इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू सो मच सबा। वो खुशी से सरशार था। समझ में ना आ रहा था कि किस तरह अपनी खुशी का इजहार करे। सबा ने भरपूर नजरों से उसके मुस्कुराते दमकते चेहरे को देखा, फिर आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। अब कहाँ जा रही हो? वो फिर राह में हायल था। ऑफिस। वो बोली। अब कोई जरूरत नहीं है उसकी। वो कतईपन से गोया हुआ। आज का आखिरी दिन है, इस्तीफा देकर आ जाऊंगी। वो मुस्कुरा दी तो वो ओके कहकर रेयान के पास बैठ गया। मम्मा ने लड़ाई नहीं की पापा? रेयान खासा हैरान था। नहीं बेटा, अब वो कभी नहीं लड़ेंगी। वो हंस दिया। सच्ची? रेयान की बातें खिल गई। हाँ, उसने सर हिला दिया। और रोएंगी भी नहीं? वो पूछने लगा। नहीं बेटा, अब तो चार सौ खुशियां ही खुशियां होंगी। आंसू गर होंगे भी तो खुशी के। वो बोला, फिर उसका होमवर्क मुकम्मल करवाने लगा। उस काम से फारिग हुआ तो रेयान की ही फरमाइश पर उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया कि अभी स्कूल जाने में काफी वक्त था और आज उसने हॉस्पिटल जाना मुलतवी कर दिया था। सो रेयान को लेकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर कार दौड़ाता रहा और जब तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आया तो घर में अजीब सी हलचल मची थी। वो कार लॉक करके रेयान को गोद में उठाए पोर्च से निकला। क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों जमा है? बरामदे में पहुंचकर अतहर भाई से पूछने लगा। सबा का एक्सीडेंट हो गया है। अतहर भाई बोले। क्या? रेयान पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। कब, कैसे भाईजान? वो चीख पड़ा था। ऑफिस से लौट रही थी कि ट्रक की जद में आ गई। हॉस्पिटल से फोन आया। हम वहां पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसे हमारे हवाले कर दिया। वो उसका केस लेने से इनकार कर रहे हैं। जिंदगी को कोई उम्मीद नहीं है मानू। वो बड़े दुख से बता रहे थे और मिनहाज के हवास गुम होते जा रहे थे। पापा पापा, रेयान की आवाज उसे सख्ते की कैफियत से निकाल लाई। मानू आया कि नहीं? उसे भेजो, जल्दी जल्दी करो, सबा उसे ही पुकार रही है। अंदर से कई आवाजें बुलंद हुई तो वो रैयान समेत अंदर भागा। इसे मुझे दो। अख्तर भाई ने जल्दी से रैयान को उसकी गोद से ले लिया था और जब वो हॉल में दाखिल हुआ तो देखा वो फर्श पर सफेद चादर ओढ़े बेसुध सी पड़ी थी। चादर पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आए। अम्मा, ताई, माँ, दोनों भाभियां और दीगर खवातीन सूरह यासीन का विर्द कर रही थी। हर आंख से अश्क जारी थे। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसकी आंखों ने ये सारा मंजर देख लिया था। सबा सबा, वो पुकारता हुआ उसकी जानिब दौड़ा। आंखें खोलो सबा, मैं आ गया हूँ। देखो ना सबा, वो उस पर झुका दीवाना वार उसे आवाजें दे रहा था और सबा ने बमुश्किल तमाम आंखें खोलकर उसे देखा। मिनहाज बड़ी दिक्कतों से वो कह सकी। तुम्हारे संग जीना चाहता मगर जिंदगी दगा दे गई। मिनहाज, मेरा रैयान, उसे तुम। मिनहाज, तुम। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी मगर कह ना सकी। मौत ताकू में चली आई। नहीं नहीं सबा, तुम्हें जीना है तुम्हें मेरे लिए सबा। वो उसका जख्मों से चूर वजूद बाजुओं में भर कर चीख पड़ा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सबा। सबा, वो उसके बेजान वजूद को झिंझोड़े डाल रहा था। सबा सबा, वो चीखे गया, पुकारे गया मगर वो तो इस जहान में पहुंच चुकी थी जहां उसकी आवाज की पहुंच नामुमकिन थी। पापा पापा, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा को क्या हुआ? उसने जाने कब रैयान आकर उसे लिपट गया था। उसे तो खुद अपना होश ना था। वो भला रैयान को क्या समझाता, क्या बताता उसे कि उसकी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। पापा पापा, रैयान उसे झिंझोड़ रहा था। वो मरते-मरते अपना बेटा उसे सौंप गई थी। तो उसने भी रैयान की खातिर जीने का फैसला कर लिया। वो बेहद बातूनी सा बच्चा एकदम ही खामोश रहने लगा था मगर वो बड़ी खूबसूरती से अपनी जिंदगी की तरफ ले आया। इतना प्यार, इतनी तवज्जो दी उसे कि वो माँ का गम भूलने लगा। और फिर वो दिन भी आया जबकि वो पहली की तरह चहकने लगा और वो खुद भी रैयान की जात में गुम होकर गोया बहल गया। मगर ये खुशी भी आरिज़ी साबित हुई। सबा की अचानक मौत ने तो घर के हर फर्द को मुतासिर किया था। ताई माँ तो टूट कर रह गई थी। सबा उनकी इकलौती औलाद थी जिसे बड़े नाज़ो-नएम से उन्होंने परवान चढ़ाया था। बड़े
अरमानों से उसकी डोली सजाई थी, मगर उसका घर ना बस सका और फिर वो खुद भी दुनिया छोड़ गई और वो बेटी का गम बर्दाश्त ना कर सकी। इस तरह टूट कर बिखरी कि ज़िंदगी भी ना समेट सकी। उन्हें वो घर जो कल तक खुशियों का गहवारा था, आज मातम कदा बन चुका था। अभी तो सबा की मौत का गम ही ना हल्का हुआ था कि इसी घर से एक और जनाजा उठ गया। पैर दर पैर 2 अमवात ने घर के हर फर्द को हरासा कर दिया था। वो सब जैसे सकते की कैफियत से दो चार थे। कभी ख़यालों में भी किसी ने नहीं सोचा था कि उनका हँसता-मुस्कुराता कुनबा यूँ गमों की लपेट में आएगा कि उन्हें सँभलने में बरसों लग जाएँगे। बहरहाल वक़्त सब कुछ ज़ख्मों पर मरहम रखता गुज़रता चला गया। और धीरे-धीरे वो सब भी ज़िंदगी की तरफ लौट आए, छोटी-बड़ी खुशियों पर हँसने-मुस्कुराने लगे। बच्चों की शौकियाँ लौटने लगीं, वो फिर से उछलने-कूदने और शरारतें करने लगे और रैयान तो कुछ ज़्यादा ही शरीर था। हम वक़्त उसकी और अख्तर भाई की छोटी बेटी रूबिया की ठनी रहती थी। "ए लो देखो भला, कहीं से लगता है रेहान मेरे मानू की औलाद नहीं है?" अम्मा उसे शरारतों में मसरूफ़ देखकर अक्सर कहतीं, "ऐ मेरा मानू भी तो ऐसा ही शरीर था, कितनी लड़ाई होती थी सबा से उसकी, और ये रैयान भी बस रूबिया के पीछे पड़ा रहता है। अम्मा प्लीज़ रैयान के सामने मत किया करें ऐसी बातें, बहुत शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है वो।" मिनहाज उन्हें टोक देते और अम्मा महज़ उन्हें देख कर रह जातीं। "क्या हो रहा है बेटा जान?" वो अपने कमरे में दाखिल हुए तो उसे कुछ लिखने में मसरूफ़ देखकर पूछने लगे। "मालूम है क्या पापा, अब मैं 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने वाला हूँ।" वो बोला। "हाँ, तो फिर?" वो बेड पर दराज़ हो गए। "आज़िम भैया ने एडमिशन फ़ॉर्म ला कर दिया है, मैं वही फ़िल कर रहा हूँ।" वो कहता हुआ फिर से लिखने में मसरूफ़ हो गया। "लाओ मैं कर देता हूँ।" वो बोले। "नहीं, मैं खुद फ़िल करूँगा, आप सिर्फ़ दस्तखत करेंगे।" वो बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गए। बड़े प्यार से उसे देखा, वो सोफ़े पर बैठा सामने रखी मेज़ पर फ़ॉर्म फैलाए लिखने में मसरूफ़ था। "अब आप दस्तखत कर दें पापा।" वो कहता हुआ उठा और बेड पर उनके पास आ बैठा। "ये लीजिए।" कलम समेत फ़ॉर्म उनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने बैठते हुए उसे ले लिया। एक नज़र फ़ॉर्म पर डाली तो चौंक से गए, क्योंकि रेयान ने वालिद के खाने में नवीद अहमद के बजाय मिन्हाज अहमद लिखा था, जबकि वो अब तक अपना नाम सरपरस्त के खाने में लिखते आए थे। लेकिन आज रेयान ने सरपरस्त का खाना छोड़कर वालिद के खाने में उनका नाम दर्ज किया था। और नवेद अहमद सिरे से गायब था। "बेटा, एक गलती कर गए तुम।" वो कहने लगा। "क्या पापा?" वो फ़ॉर्म पर झुक कर देखने लगा। "ये देखो, तुमने गलत जगह मेरा नाम लिख दिया है। मेरा नाम यहाँ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था।" वो कलम से निशानदेही करके उसे बताने लगे। "मैंने सही जगह पर आपका नाम लिखा है। आप मेरे पापा हैं, गार्जियन नहीं।" रेयान के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो उन्हें चौंका गई। "वो तो ठीक है बेटा, मगर अब तक हम अपना नाम गार्जियन के खाने में ही लिखते आए हैं। और क्यों क्यों मगर?" वो उनकी बात काट कर चिल्लाया। "जब आप मेरे पापा हैं, तो गार्जियन की जगह क्यों लिखा अपना नाम? क्यों मेरा नाम नवेद अहमद के साथ जोड़ा? बोलिए ना, आप तो पापा हैं ना मेरे, नवेद अहमद तो आपका नाम नहीं है। आपने क्यों नहीं मुझे अपना नाम दिया? कहिए ना पापा।" वो हिज़यानी अंदाज़ में चीख रहा था और मिन्हाज को उसे सँभालना मुश्किल हो गया। "बेटा, बेटा" वो बेहद परेशान हो गए। "मुझे नफ़रत है नवेद अहमद से। आई हेट हिम, आई हेट हिम पापा, आई हेट हिम पापा।" वो चीखते-चीखते बेदम हो चुका था, सारा वजूद पसीने से शराबोर था। उसके दाँत-बाहम भिज गए थे और फिर वो होश की दुनिया से नाता तोड़ गया। "बेटा, बेटा" मेरी जान, वो उसे बाजुओं में भर के बाहर भागे। "क्या हुआ?" अख्तर भाई देखकर घबरा गए। "मैं रैयान को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ।" वो रुके बगैर कहते हुए पोर्च की तरफ बढ़ते चले गए। "समदानी, इसे देखो प्लीज़, जल्दी।" वो खुद डॉक्टर थे, मगर रैयान की हालत ने उन्हें इस कदर बौखलाया कि वो उसे खुद ट्रीट करने के बजाय अपने दोस्त समदानी के पास ले आए थे। "क्या हुआ?" डॉक्टर समदानी जैसे ही रैयान के मुआयना और ट्रीटमेंट से फ़ारिग हुए तो वो बेताबी से पूछने लगे। "शदीद किस्म का शौक था मिन्हाज।" वो कहने लगे। "मगर इतनी सी उम्र में ऐसी क्या बात हो सकती है मिन्हाज कि बच्चा अपनी जान पर बना ले?" समदानी के इस्तफसार पर उन्होंने सारी तफ़सील उन्हें बता दी, कुछ भी ना छुपाया। "ओह! तो वो तुम्हारा बेटा नहीं है?" उन्होंने तवील साँस छोड़ी, फिर कहने लगे, "वो बहुत हसास है, तुम्हें उसका ख़्याल रखना चाहिए। तुम खुद डॉक्टर हो मिन्हाज, उसकी नफ़्सियात को समझने की कोशिश करो, वरना वो टूट जाएगा।" "हाँ, मैंने बहुत तवज्जो दी है उस पर, मगर इस जानिब कभी ध्यान नहीं गया कि वो अपने बाप से इस कदर मुतनफ़्फ़िर है कि अपना नाम के साथ उसका नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवेद के ज़िक्र पर कभी-कभी उसका रद्द-ए-अमल शदीद होता था, मगर आज तो वो तवील साँस लेकर चुप हो गए। बहरहाल, आइंदा उसकी ख़्वाहिश का ख़्याल रखना, ऐसा ना हो कि वो ज़हनी और नफ़्सियाती मरीज़ बनकर रह जाए। उसके नाम से नवीद अहमद का नाम हटाकर तुम अपना नाम जोड़ दो, तभी वो मुतमईन हो सकता है। बसूरत दीगर इस तरह के दौरे उस पर दोबारा पड़ सकते हैं। मशवरे के साथ-साथ समदानी ने हिदायत भी दी थी। "हाँ, अब मुझे ऐसा ही करना होगा।" वो कहते हुए रैयान के बेड की जानिब बढ़ गए। "फ़िलहाल ये सो रहा है, जब जाग जाए तो तुम इसे घर ले जा सकते हो।" डॉक्टर समदानी कहते हुए चले गए, तो वो कुर्सी पर बैठकर रैयान के बेदार होने का इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान ख़्याल आया तो समदानी के ऑफ़िस से घर फ़ोन कर दिया, जो अख्तर भाई ने ही रिसीव किया था।
भाईजान अब वो ठीक है, चंद घंटों में उसे लेकर आ जाऊँगा। वो उन्हें सारी तफ़सीलात बताकर कहने लगे, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है मिन्हाज, हमें बहरहाल इसकी ज़िंदगी अज़ीज़ है। वो नवेद का नाम नहीं चाहता तो न सही, तुम उसे अपना नाम दे दो। कुछ कानूनी दुश्वारियाँ तो होंगी, मगर बहरहाल हम सब ठीक कर लेंगे। अख्तर भाई ने हौसला बढ़ाकर फ़ोन बंद किया तो वो दोबारा रैयान के पास आ बैठे। 4 घंटों के तवील इंतज़ार के बाद उसकी नींद टूटी थी और बेदार होते ही उसने उन्हें पुकारा था। पापा, पापा, उसने आँखें खोली। हाँ बेटा जान, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो उस पर झुक आए। पापा, पापा जान, वो उनसे लिपट कर शिद्दतों से रो दिया। ना, ना बेटा रोते नहीं, वो उसके आँसू पोंछते हुए कहने लगे, कैसे बेटे हो तुम? हाँ, कितना परेशान कर डाला अपने पापा को मालूम है क्या मैं कितना रोया? उन्होंने उसी के लहजे की नकल उतारी तो वो हँस दिया। आप तो नकल करते हैं मेरी। भाई पापा जो हुआ चलें अब, वो कहते हुए उसे गोद में उठाकर खड़े हो गए। मैं बड़ा हो गया हूँ ना पापा, वो कहने लगा, तो क्या हुआ? मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे। वो मुस्कुराते हुए समदानी के पास चले आए। मिन्हाज के बच्चे अगर फीस देने की कोशिश की ना तो तुमसे दोस्ती खत्म कर लूँगा। कबीले उसके कि वो कुछ कहते समदानी ने शाहद की उँगली उठाकर वार्निंग दे दी। तो वो हँसते हुए उनका शुक्रिया अदा करके रैयान समेत घर चले आए और फिर अगले ही दिन उन्होंने एडमिशन फॉर्म फिल करके उसके साथ सामने रख दिया। ये देखो बेटा, ये मैंने सही फिल किया है ना? वो मुस्कुराकर पूछने लगे। हाँ, फॉर्म का जायज़ा लेकर वो हँसता हुआ उनके गले लग गया। आप कितने अच्छे हैं पापा, आई लव यू सो मच। वो बहुत मसरूर था अपने नाम के साथ अपने प्यारे पापा का नाम देखकर। और फिर न सिर्फ उन्होंने बल्कि घर के हर फर्द ने उसमें एक ज़बरदस्त तब्दीली देखी। वो जवा जो अब तक अम्मा को सबा के ताल्लुक से छोटी नानू कहता था, अब वो उन्हें मिन्हाज के ताल्लुक से दादू कहने लगा। बड़े मामू अख्तर को बड़े अब्बू और छोटे मामू अतहर को चाचू का दर्जा दे दिया। आयशा मामी उसकी बड़ी अम्मी हो गई और राबिया मामी को वो चच्ची कहने लगा। सबने उसकी ये तब्दीली नोट की। सभी ने देखा कि उसने सारे रिश्ते ही बदल डाले हैं, मगर किसी ने उसे टोका नहीं। कि सब ही उसे बेहद अज़ीज़ रखते थे और उसे ज़हनी कुर्ब से दो-चार नहीं करना चाहते थे। 13 साल का तवील अरसा बीत गया और अब वो नन्हा-सा मासूम बच्चा 18 साल का हो चुका था, जवानी की हदूद में दाखिल हो चुका था। वो उम्र बढ़ गई थी, कद बढ़ गया था, मगर चेहरे की वही मासूमियत अब भी बरकरार थी, जो बचपन में उसका ख़ासा थी और जिसे देखकर मिन्हाज अहमद उसकी जानिब खिंचते चले गए थे। "अरे! आप अभी तक सोए नहीं पापा?" रैयान की आवाज़ उन्हें माज़ी से हाल में खींच लाई थी। "सोने ही जा रहा था जान।" वो तवील साँस लेकर मुस्कुरा दिए, फिर झुककर उसकी पेशानी चूमी और उसका सर सहलाकर अपने कमरे में चले गए। "हेलो काशी गधे!" रैयान ने कहते हुए शोल्डर बैग कंधे से उतारा और लॉन पर खड़े काशिफ़ की पीठ पर दे मारा, मगर जूँ ही काशिफ़ पलटा, वो बौखलाकर कई कदम पीछे हट गया। वो जिसे काशिफ़ समझे हुए था, वो आज़िम भैया निकले। कुछ तो शाम के गहरे साये थे और कुछ उसकी जल्दबाज़ी कि वो आज़िम भैया को काशिफ़ समझकर निशाना बना चुका था। इसीलिए कहता हूँ कि आँखें खुली रखा करो। आज़िम उसे खुशमगी नज़रों से घूरने लगे थे। सॉरी सॉरी भैया, मैं समझा कि काशी है, वो शर्मिंदा-सा कहने लगा। वो जी दरअसल काशी कभी-कभी आपके कपड़े पहन लेता है ना, इसलिए मैं धोखा खा गया। अच्छा, तो तुम बड़े शरीफ हो? उसकी वज़ाहत पर आज़िम बेसाख्ता मुस्कुराए थे। जी बिल्कुल, सर हिलाता हुआ वो ख़ासा फ़र्माबरदार नज़र आया। बिल्कुल के बच्चे मेरा ब्लैक ट्राउज़र ले उड़े, मुझसे पूछे बगैर ही क्यों? उन्होंने हँसते हुए उसका कान खींचा। ओह! भैया यार, कान खींचने का शोभा बड़े अब्बू का है, आपका नहीं। कान छुड़ाकर वो शरारत से बोला, खैर, खैर, अंदर जाओ अब। दादू सुबह से मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहते हुए ज़मीन पर पड़ा हुआ शोल्डर बैग उठाकर उसके हवाले किया, तो वो थैंक यू कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। दादू, आपका लाडला आ गया है। उसे देखते ही काशी ने नारा मारा और दौड़कर उससे बगल गिर हो गया। सब्र, सब्र गधे, वैसे ही थक-थका कर आया हूँ। वो उसकी पीठ पर थप जमाकर अटैची घसीटता हुआ अपनी कमरे की जानिब बढ़ा, जबकि काशिफ़ ने शोल्डर बैग थाम लिया था। कैसा रहा ट्रिप? वो पूछता हुआ उसके साथ ही कमरे में दाखिल हुआ था। A1, वो मुस्कुराया, फिर पूछने लगा, पापा नहीं है क्या? वो हॉस्पिटल जा चुके हैं। काशिफ़ ने कहा तो वो शर्ट के बटन खोलता हुआ बाथरूम में जा घुसा। शावर लेकर निकला तो देखा उसके तमाम कज़िन्स कमरे में जमा थे और उसके सामान की तलाशी लेते हुए अपने-अपने गिफ्ट के लिए लड़े जा रहे थे। और तब वो एक तरफ खामोश बैठी रूबिया पर नज़रें डालता हुआ बेड की जानिब बढ़ गया। हाय मेरा बच्चा आ गया तो, दादू कहती हुई आगे बेड पर बैठी, तो वो उनकी गोद में सर रखे लेट गया। हाय कितना दुबला हो गया है। रैयान बच्चे कुछ खाया पिया था या बस मौज मस्ती में ही रह गए? कहा दादू, अच्छा भला तो हूँ। वो उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। ए खाक अच्छे हो, इतनी सी सूरत निकल आई है। हाँ बेचारा फौत होते-होते रह गया। काशी ने जुमला उछाला। चुप कर शैतान, मनहूस बात मुँह से निकालता है। खुदा ना करे कि मेरे रैयान को कुछ हो। दादू ने फौरन उसे झिड़क दिया, साथ ही रैयान की बलाएँ ले लीं। अरे लड़कियों, कैसी नदीदी हो तुम लोग। बस तोहफ़ों के लिए ही लड़े जा रही हो। चलो जाओ, जाकर कुछ खाने-पीने को लाओ, भूखा होगा मेरा बच्चा। वो लड़कियों को लताड़ने लगी जो मुसलसल अपने गिफ्ट के लिए तकरार में मसरूफ़ थी।
आप तो यूँ कह रही हैं जैसे खुदा ना ख़वास्ता ये ट्रिप से नहीं जेल से लौटा है। काशिफ़ ने फिर ताव दिलाने वाली बात कही थी। अरे जेल जाएँ इसके दुश्मन हमेशा बुरा ही बोलते हो तुम। दादी भड़की और दादू मैं भी तो आपका पोता हूँ, मेरे लाड तो नहीं उठाती इस तरह। काशी ने बेचारगी तारी कर ली थी चेहरे पर। अरे तुम रैयान से बढ़कर नहीं हो, ये तो जान है मेरी। उन्होंने झुक कर उसकी पेशानी चूम ली थी, जबकि वो मुस्कुराए जा रहा था। दादू मैं चाय लाती हूँ। रूबिया की आवाज़ पर वो जो आँखें मूंदे लेटा था, आँखें खोलकर देखने लगा। वो ट्रे मेज़ पर रखकर छोटी तिपाई बेड के करीब ले आई थी। फिर उसने ट्रे के लवाज़मात तिपाई पर मुंतकिल किए तो रैयान ने देखा, चाय के साथ उसके पसंदीदा कबाबों की प्लेट भी थी। तुम बड़ी शरीफ लग रही हो, क्या बात है? वो प्लेट से एक कबाब उठाकर पूछने लगा और वो कोई जवाब देने के बजाय सोफ़े पर जा बैठी। हाँ, बहुत चुप-चुप सी रहने लगी है, दादू को भी फ़िक्र लाग हुई। ज़ाहिर है मैं नहीं था तो ये लड़ती किससे? वो उसे सुनाने को ज़ोर से बोला मगर वो अनसुना किए बैठी रही। मगर अब तो आ गए हो ना? दादू बोली, तो अब टर-टर करेगी ना? वो बोला मगर वो भी फिर भी चुप ही रही। रूबिया के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? हुमैरा पूछने लगी। कुछ नहीं, उसने कहकर कनखियों से रूबिया की तरफ देखा था। हैं? यानी कि लड़कियाँ हैरत से चीखीं, यार तुम लोगों ने जो मँगवाया वो मैं ले आया, रूबिया ने कुछ कहा ही नहीं था तो मैं कैसे लाता? फिर भी तुम्हें कुछ तो लाना था, देखो ना कैसी गुमसुम बैठी है। फ़रह को अफ़सोस हुआ था। नहीं ज़रूरत मुझे गिफ्ट-विफ्ट की और इस बंदर के गिफ्ट की तो कतई नहीं। वो जो अब तक चुप बैठी थी चिढ़कर चिल्लाई, तो मुस्कुराहट छुपाने की खातिर रैयान ने होंठ भींच लिए। उसकी नाराज़गी की वजह तो वो जान ही चुका था, जाते-जाते हिरनी जैसी आँखों वाली का ज़िक्र करके वो उसे फ़िक्रों में मुब्तला कर गया था। और जैसा उसने सोचा था वो वैसा ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही थी। अच्छा चलो अब कमरा खाली करो, रैयान को आराम करने दो। दादू कहती हुई उठी तो उनके पीछे ही वो सब भी चले गए, जबकि वो चाय के खाली बर्तन समेटने लगी थी। ये तुम्हारा मुँह क्यों फूला हुआ है? वो पूछने लगा। तुम्हें इससे क्या? तुम मज़े करो ना अपनी उसके साथ। वो जल कर बोली और ट्रे उठाकर जाने लगी। ओह! आई सी तो तुम जल गईं? वो हँसा। जले मेरी जूती, तुम चाहे कुछ भी करते फिरो, मेरा क्या जाता है? वो रुक कर पलटी फिर चल पड़ी। अरे बात तो सुनो मेरी, उसने पुकारा तो वो रुकी मगर मुड़ी नहीं। ट्रे रख दो और यहाँ बैठो इडियट, वो कहता हुआ बेड से उतरा। ट्रे उसके हाथ से लेकर टेबल पर रखी और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके सामने बैठ गया। तुम्हारे लिए कुछ लाया नहीं इसलिए खफ़ा हो? वो पूछने लगा। लाओ ना लाओ मुझे उससे क्या ग़रज़? वो मुँह बनाकर बोली तो अपनी हँसी छुपा गया। चलो मैं तुम्हें अपनी ट्रिप की तफ़सील सुनाता हूँ। यार बड़ा मज़ा आया था, वो कहने लगा। मुझे नहीं सुननी। अरे क्यों? वो हँसी पड़ा। उसी हिरनी जैसी आँखों वाली को सुनाना जाकर वो चिल्लाई। यार अजीब अहमक हो, उसके साथ गुज़ारे हुए लम्हात उसे कैसे सुनाऊँ? सुनोगी तो तुम, वो उसे जलाए जा रहा था। मुझे नहीं सुनना, समझे तुम? वो जलकर चीखी। सुनना तो तुम्हें ज़रूर है। रैयान ने हँसते हुए उसे दोबारा बेड पर बिठा दिया। क्यों जान जला रहे हो रैयान? वो रुआँसी हो गई। इसलिए कि तुम जल-भुन कर काली चूहिया लगने लगती हो। खुद तो बड़े गुलफ़ाम हो जैसे, और क्या ऐसे ही तो नहीं मर मिटी वो। वो इतराया, तुम भी मर जाओ खुदा करे। उसने दाँत पीसे। हाँ, मर तो गया हूँ उसकी अदाओं पर। उसने ठंडी आह भरी। मुझे क्या सुना रहे हो? उसी से कहना जाकर उसने मुट्ठियाँ भींच लीं। उसी से तो कह रहा हूँ। रूबिया जाना, वो हँसता हुआ उसकी कलाई थाम गया, जबकि वो हैरत से आँखें फाड़े उसे देख रही थी। आँखें ज़रा कम फैलाओ कि इनमें सिर्फ़ मैं डूबना चाहता हूँ। वो उसे शानों से थाम कर जैसे गुनगुना उठा था। रैयान बंदर, वो झेप कर परे हो गई। रूबिया जी, तुमने इस काबिल कब छोड़ा है कि किसी और की तरफ देख सकूँ? वो संजीदगी से कहने लगा। और तुम इतनी जल्दी बदगुमान हो गई? एतबार नहीं था मुझ पर, और क्या इतनी संजीदगी से झूठ बोल रहे थे? वो तो मज़ाक था रूबिया, मगर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। रैयान ने कहते हुए बड़ी चाह से उसकी उँगली में अंगूठी डाल दी थी। यही गिफ्ट है तुम्हारा। वो उसकी झुकी पलकों को देखकर मुस्कुराया। पसंद आया? हाँ, इस बात में सर हिलाकर उसने अंगूठी पर नज़र डाली, जिस पर उसके नाम का पहला हर्फ आर कुंदा था। आर फॉर रूबिया एंड रैयान, यू नो। वो मुस्कुराकर पूछने लगा तो वो इस बात में सर हिलाती हुई भाग गई और वो सरशार बेड पर दराज हो गया। ये एहसास ही बहुत मसरूरकन था कि वो जिसे चाहता है वो भी उसकी तलबगार है। पापा को फ़ोन कर दूँ? अचानक ख़्याल आया तो वो उठकर कॉरिडोर में चला आया। फ़ोन के नंबर डाल फ़ोन के नंबर डायल किए तो दूसरी जानिब से रिसीवर मिन्हाज अहमद ने ही उठाया। पापा ये मैं हूँ, वो माउथपीस में चीखा। बहरा नहीं हूँ यार, कब आए? वो हँसकर पूछने लगे। बस ज़्यादा देर नहीं हुई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ना बेटा मैं फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ, एक ऑपरेशन करना है। उन्होंने मना करने के साथ-साथ वजह भी बताई। तो फिर ठीक है, हम रात का खाना साथ खाएँगे। तुम खा लेना बेटा, मुझे देर हो जाएगी। नो पापा, मैं तो आपके साथ ही खाऊँगा। इतने दिनों बाद मिले हैं, मालूम है क्या?
उसने अपना मखसूस जुमला कहा तो वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिया। ओके बेटा, मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा, उन्होंने कहकर फोन बंद किया तो वो भी रिसीवर रख कर अपने कमरे में चला आया और मिनहाज अहमद का इंतजार करते करते नींद की आगोश में चला गया। जाने कितनी देर बाद अपनी पेशानी पर उंगलियों का मखसूस लम्स महसूस करके उसने आंखें खोली तो देखा मिनहाज उसके करीब बैठे बड़ी मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेर रहे थे। पापा जान कब आए? वो उठते साथ ही उनसे लिपट गया। बहुत देर हो गई बेटा, वो उसकी पीठ थपकते हुए मुस्कुरा दिए। मुझे जगाया क्यों नहीं? इंतजार करते करते सो गया था, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे देर हो जाएगी। खैर, खाना खाया तुमने? आपके साथ खाऊंगा। तो फिर चलें, 12:30 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, खाना हमें ही गर्म करना पड़ेगा। वो कहते हुए उठे तो वो भी उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। मुंह हाथ धोकर निकला तो देखा मिनाज अहमद खिड़की के पास खड़े बाहर के अंधेरों को देख रहे थे। चेहरे पर उदासियां रकम थी और वो लब बिचे चुपचाप उन्हें देखे गया। काश ए काश पापा कि मैं आपके सारे दुख ले सकता, उसने बहुत आजर्दगी से सोचा। फिर आगे बढ़कर उनके शाने पर हाथ रखा तो वो चौंक से गए, फिर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? पल के पल वो अपने तअस्सुरात बदल गए थे। बस लम्हा भर कब्ल ही तो रेयान ने उदास देखा था और अब वो मुस्कुरा रहे थे। बहुत अच्छा पापा। वो चाह कर भी मुस्कुरा न सका। उनके शाने पर सर टिकाया तो वो उसे साथ लगाए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए और वहां रूबिया को मेज सजाते देखकर दोनों ही चौंके। तुम सोई नहीं बेटा, खाना हम खुद ले लेते, वो कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गए। तो वो कुछ कहने के बजाय मुस्कुरा दे। रेयान ने बड़ी चाह से उसे देखा, वो पापा की प्लेट में चावल डाल रही थी। वो मुस्कुराता हुआ अपने प्लेट सीधे करने लगा और जब खाने से फारिग होकर दोनों लाउंज में बैठे तो वो कॉफी बना लाई। तुमने क्यों तकलीफ की रूबी बेटे? कप लेते हुए मिनाज ने बड़ी शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा था। जाओ सो जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है। आप समझे पापा, ये अभी से नंबर बढ़ाने के चक्कर में है। वो कॉफी का घूंट भर के शरारत से मुस्कुराया। बस अब सो जाना, ओके? रात गए तक उल्लू जागते हैं, समझी? वो कॉफी के खाली कप लेकर जाने लगी तो वो शोखी से कहने लगे, जी चाचू, आप खुद को और अपने बेटे को किस खाने में फिट करेंगे? फिर वो हंसती हुई चली गई। आज मैं आपके साथ सोऊंगा, आपके बेड पर। वो अपने कमरे में जाने के लिए उठे तो रेयान कहने लगा, क्यों अकेले डर लगता है? वो मुस्कुराकर पूछने लगे। आपकी महक, आपकी आगोश अच्छी लगती है पापा जान। वो उनके साथ चलता हुआ बोला तो उन्होंने उसे खुद से लगा लिया। काश कि ये मेरा खून होता सबा। उन्होंने बहुत आजर्दगी से सोचा था मगर खुद पर उदासियां हावी ना होने दी कि उनका बेटा उनके संग था। वो बेड पर दराज हुए तो वो उनके पहलू में लेटकर उन्हें अपने ट्रिप की बातें सुनाने लगा। साथ ही रूबिया की नाराजगी वाली बात भी खूब मजे लेकर सुनाई तो वो हंस दिए। और मालूम है क्या, मैंने उसे रिंग पहना दी। बात का इख्तिताम उसने अपने मखसूस जुमले के साथ किया तो वो चौंके। क्या मैंने गलत किया पापा? उनके चौंकने पर वो पूछने लगा। नहीं बेटा, वो मुस्कुरा दिए। ये अच्छी बात है कि तुमने रूबिया को एहसास दिला दिया कि तुम उसे क्या समझते हो। मुझे खुशी है बेटा कि उसने तुम्हारे जज्बों को एतबार बख्श दिया है। बेएतबार रह जाने वाले जज्बे बहुत दुख देते हैं जान। उनके लहजे में जाने कैसा दुख और कुर्ब था कि वो खुद तड़प उठा। पापा जान प्लीज मत सोचा करें अपना माजी, वो फकत इसी कद्र कह सका। सॉरी सॉरी ना, कभी कभी जाने क्या हो जाता है मुझे, वो कहकर हंस दिए। तो रेयान ने उनके सीने में मुंह छुपाकर आंखें मूंद ली। काश ए काश मम्मा, आपने पापा की चाहत को एतबार बख्शा होता। तो उसने बेहद दुख से सोचा था। सुबह नाश्ते की मेज पर घर के अफराद के साथ एक आंटी नुमा खातून नजर आई तो वो चौंका, मगर चूंकि वो खासा लेट हो चुका था इसलिए किसी से कुछ पूछे ही बगैर बड़ी उजले से नाश्ता करने लगा। चाय के बड़े बड़े घूंट भर के वो अपने कमरे की तरफ भागा था। इतनी जल्दी किस बात की है बेटा? मिनाज अहमद ने टोका। ओ पापा, आज मैं लेट हो गया हूँ, 7:30 का प्रैक्टिकल है और 6:45 तो यहीं हो गए। बाइक से तो अच्छा था कि आप मुझे प्लेन ला देते, उड़कर कॉलेज पहुंच जाता जो चीन में है। व्हाट नॉनसेंस पापा, इतनी दूर कॉलेज बहुत जान जलाता है मेरी। वो जाते जाते रुका, अपनी लंबी सी शरीर बात बगैर फुल स्टॉप के मुकम्मल की और हंसता हुआ कमरे में चला गया। वार्डरोब से कपड़े निकाले, बाथरूम की तरफ भागा, बालों में ब्रश करते हुए मेज की दराज से बाइक की चाबियां निकाली, ब्रश फेंक कर फाइलें और जर्नलें उठाने के लिए राइटिंग टेबल पर झुका तो लम्हा भर को ठिठका, फिर मुस्कुरा दिया। हमेशा की तरह आज भी रूबिया उसे लंच बॉक्स देना भूली नहीं थी। थैंक्स रूबिया जी। उसने फाइल और जर्नल समेत लंच बॉक्स उठा लिया। फिर क्या ख्याल है, दरख्वास्त दे दूं? वो कमरे से निकला तो मिनहाज अहमद राहदारी में मिल गए। किस बात की पापा? वो चलते चलते रुका। भाई प्लेन चाहिए ना नवाब साहब को। वो हंसे। वाई नॉट पापा। वो हँसता हुआ उनके करीब आया, फिर उनके गालों पर प्यार करके उन्हें खुदा हाफिज़ कहता हुआ अपनी बाइक लेकर उड़ा। कॉलेज से लौटने पर उसे आंटी का ख़्याल आया तो वो काशिफ़ से पूछने लगा। सुबह नाश्ते की मेज़ पर एक आंटी नुमा खातून नज़र आई थीं।
कौन है वो? माँ बानो आंटी है, काशिफ बताने लगा। दादू की मुंह बोली बेटी है, लंदन से आई है, साल भर यहीं रहने का प्रोग्राम है। यार क्या बताऊं, बड़ी दिलचस्प चीज है। तुम ट्रिप पर गए थे तभी आई थी, और उनके आ जाने से मैं जरा भी बोर नहीं हुआ, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे बहुत खलती है। लेकिन आंटी के आ जाने से इस बार मैं जरा भी बोर नहीं हुआ। बड़ा मजा आया सच्ची। वो है कहाँ, मैं मिलूं तो सही। वो कहने लगा, दादू के साथ किसी रिश्तेदार के वहां गई हैं। काशिफ बोला तो वो शाना उचकाकर स्टडी में चला गया, और जब आंटी आई तो वो अपनी जर्नल बनाने में इस कदर मसरूफ था कि काशिफ के कहने पर भी ना उठा। जा यार, डिनर पर मिल लूंगा। वो अपने काम में मसरूफ सर उठाए बगैर बोला तो काशिफ चंद लम्हा खड़ा उसे घूरता रहा, फिर बाहर निकल गया। ये रैयान है। रात वो खाने की मेज पर आया तो दादू ने आंटी को उसका तारुफ दिया। हाँ, सुबह में देखा था और मैं तो देखते पहचान गई थी। आंटी कहने लगी, हूँ बहू अपने बाप की सूरत पाई है। अरे वहां लंदन में नवेद हमारे सामने वाले फ्लैट में ही तो रहता है। तकरीबन रोज ही मुलाकात होती है, और ये रैयान तो बिल्कुल उसकी दूसरी छवि लग रहा है। वही नाक, वैसे ही गाल, हाँ आंखें सबा पर गई हैं, और इसकी रंगत जरा उजली उजली है, जबकि नवेद सांवला सा है। आंटी ने कहना शुरू किया तो फिर रुकी नहीं। मेज पर मौजूद तमाम अफराद को गोया सांप सूंघ गया था। सबके दिल बुरी तरह धड़क रहे थे, ये सोचकर कि जाने आंटी की बात रैयान का क्या रद्द अमल हो। बचपन में तो वो अपने नाम के साथ नवेद अहमद का नाम बर्दाश्त ना कर सका था, और आज आंटी उसकी सूरत नवेद अहमद की सूरत से मिला रही थी, तो उन सब का हरासा हो जाना फितरी था। शट योर माउथ। आइंदा आपने उस जलील का नाम भी लिया मेरे सामने तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। वो फट पड़ा, इतनी जोर से चीखा कि आंटी बौखला कर खड़ी हो गई, और मिनहाज अहमद समेत वो सब दम साधे बैठे ही रह गए। उसने हाथ में पकड़ा हुआ चमचा टेबल पर पटका और कुर्सी को लात रसीद करता हुआ हॉल से बाहर निकलता चला गया। ओह, ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। सबसे पहले मिनहाज अहमद का सकता टूटा था। अपनी कुर्सी छोड़कर वो रैयान के पीछे दौड़े। पहले उसके कमरे में देखा, वो नजर ना आया। रैयान, रैयान बेटा, वो पुकारते चले गए, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। कमरे का दरमियानी दरवाजा खोलकर वो अपने कमरे में आए तो देखा वो मुट्ठियां पीछे इधर से उधर टहल रहा था। जाने किस जज्बे की शिद्दत ने चेहरा अंगारे की मानिंद दहका रखा था। आंखों से गोया चिंगारियां निकल रही थी। बेटा, मिनाज अहमद ने बेहद आहिस्तगी से उसके शाने पर हाथ रखा तो वो चौंका। रुक कर उन्हें देखने लगा। टेक इट इजी बेटा। वो कुछ न बोला तो वो उसके शाना थपथपा कर कहने लगे, नो नो पापा। वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगा। रैयान बेटा, मेरी जान। उन्होंने उस बाजुओं में समेट लिया, तब वो उनके सीने से लगकर शिद्दतों से रो दिया, और उन्होंने भी रोका नहीं कि किसी तरह तो दिमागी तनाव और हिजान कम हो। मुझे मम्मा का एल्बम दिखाइए। वो एकदम ही उनसे अलग होकर बोला। क्या करोगे? चौंकने के साथ वो हैरान भी हुए। मैं देखना चाहता हूँ। वो बोला तो मिनहाज अहमद ने मजीद कुछ न पूछा। खामोशी से वो पुराना एल्बम उसके हवाले कर दिया, जिसमें उनकी जवानी की तस्वीर के अलावा सबा और नवीद की भी चंद तस्वीरें लगी थी। वो एल्बम लेकर सोफे पर जा बैठा तो मिनहाज अहमद बगौर उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखने लगे। उसका रवैया अब तक समझ ना सके थे। वो सबा और नवीद की तस्वीरें क्यों देख रहा था, वो जान न सके। आपका ब्लड ग्रुप क्या है पापा? रैयान की बिल्कुल गैर मुतवक्को बात पर वो बुरी तरह चौंक पड़े थे। तुम कहना क्या चाहते हो? वो सख्त उलझन में पड़ गए। मैं आपका ब्लड ग्रुप जानना चाहता हूँ, बस। वो एल्बम से नजरें हटाए बगैर बोला। लेकिन क्यों? अनजाने खदशों से उनका दिल धड़कने लगा था। बस मुझे जानना है। वो अब भी तस्वीरों पर नजरें जमाए बैठा था। तुम्हें अचानक ये क्या सूझी बेटा? वो सख्त हैरान और परेशान थे। आप बताइए मुझे। वो जिद्दीपन से चीखा। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। वो आहिस्तगी से बोले। क्या? उन्होंने जितनी धीमी आवाज में कहा था वो उनसे कई गुना ऊंची आवाज में चीखा। क्या वाकई आप सच कह रहे हैं ना पापा? वो एल्बम मेज पर रखकर उनकी तरफ बढ़ा। हाँ बेटा। उन्होंने बनज़रे गायर उसे देखा। उसका चेहरा जो चंद लम्हों कब्ल तक ज़हनी तनाव का गुमास कर रहा था, अब खासा बल्कि बेहद मसरूर नज़र आया। ओह पापा, रियली आई एम वेरी लकी। वो कहता हुआ उनके गले लग गया था। मैं तुम्हारा रवैया समझने से कासिर हूँ बेटा। उन्होंने उसके बालों को सहलाया। न समझ में आने वाली तो कोई बात नहीं है पापा। वो कहने लगा, मैंने आपका ब्लड ग्रुप इसलिए पूछा क्योंकि मैं मालूम करना चाहता था कि मेरा ब्लड आपके ब्लड ग्रुप से मैच करता है या नहीं, और मुझे बेहद खुशी हुई कि पापा ये जानकर कि मेरे तरह आपका ब्लड ग्रुप भी ओ है। उसके कहने पर मिनहाज अहमद ने तशक्कुर के साथ इत्मीनान की सांस ली। इस इत्तेफाक पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उनका और रैयान का ब्लड ग्रुप यकसां था। अगर मुख्तलिफ होता तो जाने ये जुनूनी सा लड़का क्या कर गुजरता। एल्बम क्यों मांगा था? वो पूछने लगे। देखना चाहता था कि आंटी की बात में कितनी सदाकत है। वो सच कह रही हैं, मगर मैं। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर ही होंठ बीचकर खामोश हो गया। मेज़ पर पड़ा एल्बम उठाया और उसमें से मिन्हाज अहमद की एक मुस्कुराती हुई खूबसूरत सी तस्वीर निकाल ली। पापा, मैं आपकी ये तस्वीर ले लूं? वो तस्वीर उन्हें दिखाकर पूछने लगा। अरे किस लिए? वो हैरान हुए। मैं इसे अपने एल्बम में लगाऊंगा। वो बोला। ओके। वो मुस्कुरा दिए। आप कितने हैंडसम है ना पापा, और मालूम है क्या, मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। वो कह रहा था। तुमने चुरा तो लिया है मेरा हेयर स्टाइल? वो उसके घने घने बालों को देखकर बोले, जिन्हें वो उनके हेयर स्टाइल वाले अंदाज में ही सेट करता था।
मुझे आपका हेयर स्टाइल पसंद है इसलिए मैंने चुरा लिया। सिर्फ हेयर स्टाइल पर ही क्या मौकूफ पापा, मुझे तो आपकी सूरत भी बहुत पसंद है और देख लेना एक दिन मैं इसे भी चुरा लूंगा। वो कहकर मुस्कुराया तो जाने क्यों मिन्हाज अहमद को उसकी मुस्कुराहट बड़ी पुरअसरार लगी। क्या मतलब? वो कुछ नहीं पापा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। वो फौरन बोला, फिर इस मौजू से ही हट गया। चले अब खाना खाते हैं। वो उनकी तस्वीर जेब में डालता हुआ उनके साथ चल पड़ा तो वो महज तवील सांस लेकर रह गए। और जब दोनों हॉल में दाखिल हुए तो दादू समेत सब ने इत्मीनान का सांस लिया कि उसने किसी बहुत ही शदीद किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। जाने कैसे वो आंटी की बात बर्दाश्त कर गया था। बहरहाल एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था और वो सब खुदा ताला के शुक्रगुजार थे। इस वाक्य को ज्यादा दिन न गुजरे थे कि रेयान एकदम ही अमेरिका जाने की रट लगा दी थी। क्यों? किस लिए? घर का हर फर्द बस यही सवाल कर रहा था उससे। बस जाना है मुझे, वो सबको जवाब देते-देते आजिज़ आ गया था। वही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों जाना है तुम्हें? मिन्हाज अहमद पूछने लगे। मुझे शौक है, बस मैं देखना चाहता हूँ वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल। बेटा जान, ये तुम्हारा बीएससी फर्स्ट ईयर है और तुम्हें तफरीह की सूझी है। वो कहने लगे, मैं इस साल ड्रॉप ले रहा हूँ, मुझे अमेरिका जाना है हर हाल में। वो अपनी जिद पर कायम था। मगर क्यों इसी साल क्यों? तुम ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो। वो उलझ से गए। बल्कि यही ज्यादा मुनासिब होगा कि तुम ग्रेजुएशन के बाद जाओ और इत्मीनान से तफरीह करो। नहीं, मुझे इसी साल जाना है पापा। वो अटल लहजे में बोला। यार बात समझा करो। मिनहाज झल्ला गए। ग्रेजुएशन के बाद जाओगे तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैंने तो सोच रखा था कि तुम्हें हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेज दूंगा। यूं अपनी तालीम के दौरान तुम अमेरिका की सैर भी कर लेते। मुझे जाना है और जरूर जाना है पापा। वो पैर पटक कर चीखा। रैयान, बच्चा नहीं हो तुम जो जिद लगा रखी है। वो भड़के। ठीक है, मत दे इजाजत, मैं छलांग लगा दूंगा छत से। वो कहता हुआ तेजी से उठकर भागा। रैयान, रैयान, मिनहाज बौखला कर उसके पीछे दौड़े। वो छत पर जाने वाले जीनों की तरफ भागा जा रहा था और कुछ बैद ना था कि वो छत से छलांग लगाकर अपनी जान पर बना लेता। सबके सब हक्का बक्का खड़े थे जबकि मिनहाज उसके पीछे दौड़ रहे थे। रुको, रुक जाओ रैयान, वो चीखे। पहले इजाजत दें वरना वो आखिरी जीना पर पहुंच कर ही रुका था। नीचे आओ फौरन, उन्होंने फूलते सांसों को काबू करते हुए कहा। नहीं, पहले परमिशन दे। वो वहीं से चीखा। नीचे आ जा यार, इतना जिद्दी तो मैं भी नहीं था। चले जाना अम्बिका भी। उन्होंने हथियार डाल दिए। ओ पापा, यू आर दी ग्रेट, आई लव यू, आई लव यू। वो जीना फलांगता हुआ उनसे लिपट गया। बड़े शैतान हो। उन्होंने उसे घूरा। आप ही की औलाद हूँ। वो शरारत से हंसा तो वो भी मुस्कुरा दिए। ये लड़का जो ना कर जाए कम है। दादू बड़बड़ाती हुई चली गई। मालूम है क्या दादू किसे कह रही हैं? वो पूछने लगा। जाहिर है तुम्हें ही कहा है। वो बोले। जी नहीं, आपको कहा है कि मुझसे शैतान के पापा तो आप ही हैं ना? वो शरारत से बोला। अच्छा, उन्होंने उसे धप जमा दी। फिर आप इंतजाम कर रहे हैं ना पापा जान? यार बहुत ब्लैकमेल करने लगे हो तुम मुझे। जाने क्या समाया है दिमाग में। जो भी समाया है बहुत अच्छा, बल्कि बहुत बेहतर समाया है। वो मुस्कुराया। खैर तुम अपनी तैयारियां करो, मैं देखूंगा कब तक टिकट मिलेगा फ्लाइट का। वो कहते हुए स्टडी में चले गए तो वो सरशार सा अपने कमरे में चला आया। यार तुम्हें ये क्या सूझी है आखिर? काशिफ कहता हुआ चला आया। जब आंटी जैसी दिलचस्प तफरीह घर में मौजूद है तो तुम्हें अमेरिका जाने की जरूरत क्या है? आंटी जैसी तफरीह से तुम ही शौक फरमाओ बेटे। वो कहकर मुस्कुराया। वैसे वो हैं दिलचस्प, उन्हें तंग करने में बड़ा लुत्फ आता है। घुरती कैसे हैं जैसे भैंस। वाह क्या तशबीह दी है। काशिफ की हंसी छूट गई। साल भर यहीं रहने का प्रोग्राम है उनका। और तुम्हें अमेरिका की सूझ गई है? घर में रहते तो कसम से यार बड़ा मजा आता। ओह यार, मैं बस 4-5 माह में वापस आ जाऊंगा। तब तक तो आंटी रहेंगी ही, कर लेंगे मजे भी। वो बोला तो काशी उसके हाथ पर हाथ मार कर हंस दिया। बड़े ही सब्र आजमा इंतजार के बाद भी आखिर मिन्हाज अहमद ने उसे अमेरिका का टिकट थमाया था, जिसे लेते हुए वो खुशी से झूम झूम गया। परसों की फ्लाइट है, तुम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लो जान। उसकी खुशी देखकर वो मुस्कुरा दिए। रूबिया यार मदद करो ना मेरी। वो फौरन रूबिया तक जा पहुंचा। मेरा सामान पैक कर दो ना प्लीज। वो बोला तो वो बगैर बहस व तकरार के उसके पीछे उसके कमरे में चली आई। तब रैयान उसे देखकर बुरी तरह चौंका। उसकी सूजी हुई सुर्ख सुर्ख आंखें शिद्दत गिरिया का ऐलान कर रही थी। तुम रो रही थी क्यों? वो पूछने लगा। तुम्हें इससे क्या, तुम मजे करो ना, मैं रोऊं या हंसूं? वो नाराजगी से कहती हुई वार्डरोब से उसके कपड़े निकालने लगी। ओह! आई सी। वो पुरख़याल अंदाज़ में सर हिलाकर मुस्कुराया। मेरे जाने का सुनकर रोई हो, है ना? जब मालूम है तो क्यों पूछ रहे हो? वो होंठ सिकोड़ कर इस्त्री का प्लग लगाने लगी। यार, इसमें रोने की क्या बात है? मैं हमेशा के लिए तो जा नहीं रहा हूँ, बस 2-4 माह की बात है। ये ज़रूरी तो नहीं रेयान कि तुम लौट कर आओगे भी। वो कहते-कहते सिसक उठी। रूबिया, उसने उसके शानों पर हाथ रख दिए। एतबार नहीं है मुझ पर? एतबार हो भी तो जाता है, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। वो बहुत मजबूती से गोया हुआ था। रूबिया, बहुत चाहा है तुम्हें, इतना कि किसी और की तरफ ये नजरें देखना तक गवारा नहीं करती। प्लीज तुम सारे खदशे दिल से निकाल दो और यकीन कर लो कि रैयान तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, समझी?
वो उसके आँसू पोंछकर मुस्कुराया तो वो इस बात में सर हिलाकर कपड़े प्रेस करने लगी। जब वो अमेरिका से लौटा तो मिन्हाज अहमद समेत तमाम अफराद उसे देखकर भौंचक्का से रह गए। वो पहले वाला रेयान तो हरगिज़ न था। उसकी आवाज़, उसका लहज़ा, उसके अंदाज़ तो वही थे। सूरत वो नहीं थी, यकसर मुख्तलिफ सूरत लिए वो उन सब के सामने था और सब हैरत की तस्वीर बने उसे देख रहे थे। मिन्हाज अहमद ने बहुत गहरी नज़रों से उसे देखकर पुरसोच अंदाज में हुंकार भरा था। जबकि दादू उसे किसी तौर पर भी रेयान मानने पर तैयार ना थीं। "ऐ मेरे रेयान" की सूरत ऐसी थोड़ी थी, उन्होंने बहुत मशकूक नज़रों से उसे देखा था, जो हस्बे आदत उनकी गोद में सर रखे लेटा उन्हें अपने रैयान होने का यकीन दिलाते-दिलाते अब चिढ़-सा गया था। ना माने मुझे क्या, वो झल्ला कर उठ बैठा। फिर मिन्हाज अहमद से कहने लगा, मैंने कहा था ना पापा कि एक दिन मैं आपकी सूरत चुरा लूंगा। इस वक्त आपने मेरी बात को मेरी दीवानगी पर महमूल किया होगा, मगर नहीं, मैंने वो बात पूरे होशो हवास में कही थी और मैं यकीनन आपकी सूरत चुरा लेता, मगर ये मुमकिन ना हो सका। मेरी सूरत हूबहू आप जैसी ना बन सकी, तो मैंने अपनी सूरत से वो मनहूस शबीह ही निकाल फेंकी। और अब मुझे कम अज कम इस बात की तो खुशी और इत्मीनान है कि अब मुझे कोई उस ज़लील शख्स से तो नहीं जोड़ेगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि उसकी शक्ल उसके नाम नेहाद बाप से मिलती है। तुम महज़ प्लास्टिक सर्जरी के लिए अमेरिका गए थे। वो चुप हुआ तो मिन्हाज अहमद ने तवील सांस लेकर पूछा, अमेरिका गया कौन था? वो कहकर हंसा। क्या मतलब? वो चौंके तो वो इस बात में सर हिलाकर कहने लगा, जी पापा, मैं अमेरिका नहीं गया था। आपको याद होगा, आपने 2 दिन पहले ही एयर टिकट मेरे हवाले कर दिया था और मैं उसी दिन घर से रवाना भी हो गया था, क्योंकि हमारे इस छोटे शहर में एयरपोर्ट नहीं है। मेरे 2 दिन पहले जाने की आपने वजह भी पूछी थी और मैंने बहाना बना दिया था कि मैं मुंबई पहुंचकर कुछ शॉपिंग भी करूंगा। फिर 2 दिन बाद अमेरिका फ्लाई कर जाऊँगा, है ना? कहा था ना मैंने। उसने रुककर उन्हें देखा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। तब वो दोबारा गोया हुआ। हाँ, तो पापा, मैं मुंबई गया। काशिफ़ के इसरार के बावजूद मैंने उसे अपने साथ आने से मना कर दिया और मुंबई पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपनी सीट कैंसल करवाई। रकम तो आपने काफ़ी दी थी मुझे, मगर सीट कैंसल से मज़ीद चंद हज़ार का इज़ाफ़ा हो गया मेरे पास। फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन से राब्ता कायम किया और आज अपनी मनपसंद सूरत में आपके सामने हूँ। पापा जान, मैं हूबहू ऐसा तो ना बन सका, मगर मेरी शक्ल में अब आपकी छवि है ना? उसने तस्दीक चाही तो वो बेख़याली में ही सर हिला गए, जबकि वो माँ बानो आंटी की जानिब मुड़ा, जो शदीद हैरतज़दा थीं। आप बताइए, क्या अब भी मुझ में उस ज़लील कमीने शख्स की छवि झलकती है? बताइए ना, क्या अब भी मैं वैसा ही नज़र आता हूँ? वो आँखों में नफ़रत की चिंगारियाँ भरे पूछ रहा था। नहीं, अब तो तुम नवीद के बेटे लगते ही नहीं, आंटी बोलीं। मैं उसका बेटा हूँ ही नहीं तो लगूँगा कैसे? आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे बरवक़्त एहसास दिलाया, वरना मैं सारी उम्र अपनी सूरत में उस मनहूस छवि को लिए जिए जाता। नफ़रत है मुझे, शदीद नफ़रत है उस शख़्स से, इसलिए मैंने अपने वजूद से उसकी सारी निशानियाँ मिटा डालीं। वो कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। ऐसी नफ़रत, ऐसी अदावत का अंजाम क्या होगा आखिर? मिन्हाज अहमद ने सर थाम कर सोचा, कैसी नफ़रत थी ये कि बेटे ने अपने नाम से बाप का नाम ही नहीं, अपनी सूरत से उसकी छवि तक नोच फेंकी थी। वो शदीद उलझन से दो-चार अपने कमरे में आए तो देखा वो उनके बेड पर नीम-दराज़ गुनगुनाता हुआ खासी मसरूर नज़र आया। वो बेहद सुस्त रवि से चलते हुए उसके पास आ बैठे, पुरख़याल अंदाज़ में उसे देखे गए। "ऐसे क्या देख रहे हैं पापा?" वो पूछने लगा। "मुझे तुम्हारी ये हरकत कतई पसंद नहीं आई।" वो बोले। "पापा, आप नहीं जानते कि मुझे कितनी नफ़रत है इस शख़्स से।" वो नथने फुलाकर बोला। "तुम्हारी नफ़रत से उनका और तुम्हारा रिश्ता बदल नहीं जाएगा। ये अटल हकीकत है कि वो तुम्हारे बाप है। सूरत बदल लेने से फ़ितरत नहीं बदल जाती।" "आप कह रहे हैं पापा? ये आप कह रहे हैं?" "नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को, मगर आप मुझे एहसास दिला रहे हैं, मंसूब कर रहे हैं उस कमीने शख़्स से। ठीक है, मैं ख़त्म कर लूँगा खुद को। नहीं जीना है, नहीं जीना है मुझे उस शख़्स की निस्बत से, नफ़रत है मुझे उससे, शायद नफ़रत। आई हेट हिम। वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाता हुआ चीख रहा था। गर्दन और पेशानी की रगें उभर आई थीं। इतनी ही सख्ती से उसने दाँत भींचे थे कि मिन्हाज अहमद बौखला गए। बेटा, बेटा, उन्होंने उसे शानों से थामना चाहा तो वो कटी हुई शाख की मानिंद ज़मीन बोस होता चला गया। रैयान, रैयान बेटा, वो उसे आवाज़ें देने लगे, मगर वो अपने हवास खो चुका था। चाचू प्लीज़ इसे हॉस्पिटल ले चलें, मैंने डॉक्टर समदानी को फ़ोन कर दिया है। आज़िम के कहने पर वो उठे और बेहोश रैयान को अतहर भाई की मदद से उठाकर पोर्च की जानिब बढ़े, जहाँ काशिफ़ पहले ही से वैन का दरवाज़ा खोले तैयार खड़ा था। वो आनन-फानन हॉस्पिटल पहुँचे थे। क्या हुआ है इसे? रैयान की हालत ने उन्हें अपनी डॉक्टरी भुला दी थी और वो समदानी से पूछ रहे थे, जो बड़े ही सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद ऑपरेशन रूम से बरामद हुए थे। दौर
ड्रेक की नौयत वही है जो बचपन में थी, मगर इस बार शिद्दत ज्यादा है, समझे तुम? समदानी ने होठ बींचकर उन्हें घूरा तो वो गंग से खड़े उनकी सूरत तकते रह गए। उसने जो भी किया अपने दिलो दिमाग की तसल्ली के लिए किया। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे टोकने की, अपने जज्बात के इजहार की? तुम्हारी नापसंदीदगी के इजहार ने उसकी ये हालत बना डाली है। मिनहाज अहमद, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करो। इसे ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि तुम उसके बाप नहीं हो, वरना हाथ धो बैठोगे तुम इसकी जिंदगी से। वो उन्हें समझा रहे थे। वो अपने और नवीद अहमद के दरमियानी रिश्ते को तस्लीम नहीं करता। हालांकि ये एक अटल हकीकत है, मगर वो इनकारी है और तुम उसे कायल करने की कोशिश मत करो। उसका दिलो दिमाग ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि नवीद अहमद और उसका रिश्ता अटल हकीकत है। तुमने बहुत मोहब्बत और तवज्जो दी है इसे, और जब तुम्हारे ही मुंह से वो सुनेगा कि तुम्हारे और उसके रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, तो तुम खुद सोचो मिनहाज की उसकी हालत क्या होगी। फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे खदशा है अगर उसका दिमागी तनाव खत्म ना हुआ तो इसके दिमाग की शरेयानें फट सकती हैं। फिलहाल खतरा टल गया है, मगर आइंदा का मैं नहीं कह सकता। सिर्फ तुमसे इतनी इल्तिजा है कि उसकी जिंदगी अजीज है तो प्लीज इसे ये एहसास मत दिलाओ कि वो नवेद अहमद का बेटा है। उसे बावर करवाओ कि वो तुम्हारा ही खून है, उसका और तुम्हारा रिश्ता अटल है, अटूट है। अगर ऐसा ना हुआ तो वो यकीनन टूट जाएगा। इस किस्म का दूसरा दौरा इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। खैर, चंद घंटों बाद उसे होश आ जाएगा, फिर इसे हैंडल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर समदानी बात खत्म करके उनका शाना थपक कर चले गए, तो वो तवील सांस लेकर उस रूम से चले आए जिसमें ट्रीटमेंट के बाद उसे मुंतकिल किया गया था, और अब वो उसके बेड के पास कुर्सी पर बैठे उसके होश में आने के मुंतजिर थे। मैंने तो तुम्हें एक मुकम्मल और कामयाब शख्सियत देनी चाहिए थी बेटा, मगर तुम क्या बन गए? वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सोच रहे थे, और जब कई घंटों के तवील इंतजार के बाद उसने आंखें खोली तो मिनहाज उस पर झुक गए। बेटा जान, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पुकारा, क्यों बचा लिया पापा मुझे? उसने फिर से आंखें मूंद ली। मर जाने दिया होता, क्या करूंगा जिंदा रहकर? आपने भी तो दामन छुड़ा लिया, ये कहकर आपके और मेरे रिश्ते की कोई हकीकत ही नहीं। आप और ना ना बेटा, उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटल है, कोई नहीं झुटला सकता इसे। बेटा जान, तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे ही रहोगे। वो बड़ी मोहब्बत से कह रहे थे। बहला रहे हैं ना मुझे? वो कहता हुआ उनके बाजुओं में सिमट आया। नहीं जान, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अपना रूप तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है, मालूम है क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए दानिस्तन उसका मखसूस जुमला मालूम है क्या दोहराया था। मालूम है, इतना अरसा में वो पहली बार मुस्कुराया। हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, समझे? हाँ, उसने सर हिला दिया। मालूम है क्या, मम्मा ने मेरा नाम रैयान रखा था। अगर उस कमीने शख्स ने रखा होता तो मैं अपना नाम भी बदल देता। और पापा जान, अगर आपका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मैच नहीं होता तो मैं अपनी रगों का सारा लहू बहा देता, भले जिंदगी खत्म हो जाती, मगर मुझे इतना तो इत्मीनान रहता कि मैंने अपनी रगों से उस जलील शख्स का खून भी निकाल फेंका है। सच कहता हूँ पापा, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ ना होता तो आज मैं आपके साथ ना होता। वो कह रहा था, और मिनाज अहमद खामोशी से उसे देखे गए। उसका ये जुनून, उसकी ये दीवानगी जाने कहाँ ले जाएगी उसे। उन्होंने बड़े दुख से सोचा और कुछ कहने के बजाय उसकी पेशानी पर मोहब्बत और शफकत की मुहर जब्त कर दी। पापा, पापा जान। गर्मी की एक गर्म दोपहर में वो चीखता हुआ घर में दाखिल हुआ तो मिनाज अहमद समेत दीगर अफराद भी घबरा कर अपने अपने कमरों से निकल आए। क्या हुआ? मिनाज अहमद समेत सभी के दिल अनजाने खर्शों से धड़क उठे थे। ओ पापा, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। वो मारे खुशी के उनसे लिपट लिपट गया। वो तो सूरज से ही जाहिर है। वो मुस्कुरा दिए, साथ ही इत्मीनान का सांस भी लिया। उसकी चीखें खुशी का इजहार कर रही थी। मालूम है क्या, मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है। वो बोला। कहाँ, किस लिए? कई आवाजें बुलंद हुई। हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम में मुझे शामिल किया गया है, ये देखिए क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड का इजाजतनामा। उसने कहते हुए पैंट की जेब से एक लिफाफा निकाल कर मिनाज अहमद को थमा दिया। वाकई किसी को जैसे यकीन ना आया। ओ पापा, मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। मेरी जिंदगी का मकसद आज पूरा हुआ है। अब देखना आपका बेटा क्रिकेट की दुनिया में कितना नाम कमाएगा। खुशी उसके रोए रोए से आया थी। बहुत मुबारक हो जान। मिनहाज अहमद ने बेहद गर्मजोशी से गले लगाकर मुबारकबाद दी। एक वो ही नहीं बल्कि तमाम अफराद उसकी खुशी में खुश थे। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि हमारा बेटा बेहतरीन खिलाड़ी होगा, इज्जत और शोहरत जिसके कदम चूमेगी, और हम बड़े फख्र से कह सकेंगे कि रैयान हमारा बेटा है। वो उसका शाना थपक कर कह रहे थे। रैयान नहीं पापा, रैयान मिनहाज। उसने मुस्कुरा कर टोका तो वो इस बात में सर हिलाकर हंस दिए, गोया उसकी बात से मुत्तफिक थे।
फिर उसने जो कहा था वो कर दिखाया। ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा खेल पेश किया कि हज़ारों लाखों क्रिकेट शायकीन के दिलों में घर कर गया। अपनी सलाहियतों की बदौलत बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा था। दुनियाए क्रिकेट के आसमान पर एक रोशन और ताबनाक सितारे की मानिंद दरख्शां था। क्रिकेट सीजन में मुल्क भर के अखबारों में, रसायल में उसके नाम की शह सुर्खियां लगती थी। उसकी तस्वीरें सफ़े अव्वल की ज़ीनत बनी रहती और मिन्हाज अहमद जो उसे एक कामयाब और मुकम्मल शख्सियत के रूप में देखने के ख्वाहां थे, तो उनकी ये ख्वाहिश पाए तकमील को पहुंच चुकी थी और वो उसे एक मुकम्मल और कामयाब इंसान के रूप में देख रहे थे। पापा जान, आपको कुछ खबर है? वो दनदनाता हुआ उनके कमरे में दाखिल हुआ था। क्या? मिन्हाज अहमद ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जाकर हॉल में देखिए, कुछ ख़वातीनो हज़रात रूबिया का रिश्ता लेकर आए हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने कमाले इत्मीनान से कहकर अखबार उठा लिया। यूँ कह रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं, वो चिढ़कर चीखा। तो बेटा, इसमें इतना चीखने की क्या बात है? वो लोग रूबिया का रिश्ता लाए हैं भई, तुम्हारा नहीं। वो अखबार पर नज़रें जमाए कह रहे थे। ओ पापा, आप समझते क्यों नहीं? वो मेरी है। वो पैर पटक कर चीखा। साथ ही अखबार उनके हाथ से छीन कर दूर उछाल दिया। जानता हूँ भई, वो बहुत इत्मीनान से बैठे मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ जानने से क्या होता है पापा, आपने बड़े अब्बू से बात क्यों नहीं की? वो रूबिया को किसी और से मंसूब कर देंगे। मैं मर जाऊंगा पापा, वो बहुत बेकरारी से कह रहा था और मिन्हाज अहमद को अपना दौर याद आ गया। वो भी तो ऐसे ही हर्ट हुए थे सबा की शादी का सुनकर। उस वक्त वो कुछ ना कर सके थे, मगर आज उन्होंने बेटे की खुशियों का सामान कर लिया था। वो ये कैसे गवारा करते कि जो दुख उन्होंने झेला था वही दुख बेटा भी झेले। वो अख्तर भाई से रूबिया को मांग चुके थे और जिसकी खबर उन्होंने बेटे को दी नहीं थी। नतीजतन वो खासा बौखलाया हुआ था। आओ मेरे साथ, वो कहते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा करके हॉल की तरफ बढ़ गए। आप बात क्यों नहीं करते बड़े अब्बू से? वो सोफे पर बैठे तो वो उनके बाजू में बैठकर कहने लगा। बड़े अब्बू मौजूद है और कबल इसके कि वो उन लोगों का पैगाम मंजूर करे, आप बात शुरू कीजिए ना पापा। वो बेहद रुहासा हुआ जा रहा था, जबकि मिन्हाज अहमद उसकी बेकरारियों पर मुस्कुराए जा रहे थे। पापा जान, जब वो कुछ ना बोले तो वो दबी दबी आवाज में चीखा। गौर से सुनो अख्तर भाई क्या जवाब दे रहे हैं इन ख़वातीनो हज़रात को। वो बोले तो वो होंठ सिकोड़कर सोफ़े के हत्थे पर घूसा बरसाने लगा। पापा का रवैया वो समझने से कासिर था। रूबिया हाथ से निकली जा रही थी और वो मुतमईन से बैठे उसे बड़े अब्बू की बात सुनने का दर्स दे रहे थे। मुझे ही कुछ करना होगा, उसने लब भींच कर सोचा। वो तो ठीक है मोहतरम, बड़े अब्बू की आवाज़ पर वो चौंका। हम कद्र करते हैं आपकी कि हमारी बेटी के सवाली बनकर आप आए हैं, मगर साथ ही आपसे माज़रत ख्वाएँ कि हमारी रूबिया हमारे भतीजे रैयान से मंसूब है। क्या? यानी कि ओ पापा जान, यू आर द ग्रेट। वो बड़े अब्बू की मजीद कोई और बात सुने बगैर ही मिन्हाज अहमद के गले लग गया। इसीलिए इतने इत्मीनान से बैठे थे। मालूम है क्या, मेरी जान निकलते निकलते रह गई। मुझे पहले ही क्यों ने बताया कि आप बड़े अब्बू से बात कर चुके हैं? ये सरप्राइज था तुम्हारे लिए। वो मुस्कुरा दिए। बेटा जान, बात तो हमने उसी रोज कर ली थी जब तुम्हारे सामने रूबिया को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। यानी कि 4-5 साल हो गए। यकीनन उन्होंने सर हिला दिया। रूबिया जानती है? वो पूछने लगा। नई बात सिर्फ बड़ों के दरमियान हुई थी। और बेटा जान, तुम्हारा इससे और उसका तुमसे लगाव किसी से पोशीदा तो नहीं है। सब पर ज़ाहिर है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए किस कदर ज़रूरी हो। बस यही वजह है कि हमने मंगनी वगैरह की रस्म ज़रूरी ना समझी। वैसे तुम कहो तो हम ये रस्म भी कर लें। नो पापा, जब बात तय हो चुकी है तो रस्म की ज़रूरत नहीं। वो कहने लगा। वैसे भी मैंने उसे रिंग तो पहना दी थी ना, और हमें यकीन है कि वो रिंग हमेशा उसकी उँगली में रहेगी। वो उसका सर थपक कर मुस्कुराए तो वो खुद भी मुस्कुरा दिया। वो सख्त उलझन से दो-चार थे। बात ही ऐसी हो गई थी कि समझ में ना आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। बहुत परेशान थे वो। और ऐसी मुश्किल घड़ी में उन्हें अब्बू की याद बड़ी शिद्दत से आई थी। कितनी आसानी से अब्बू उनके सारे मसाइल सुलझा देते थे, मगर अब कहाँ। अब तो अब्बू ना रहे थे। उनके इंतकाल को अरसा बीत चुके थे और वो सोचों में गुम, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे परेशानी से कमरे में ठहर-ठहर कर इस उलझन से छुटकारे का हल तलाश कर रहे थे, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आज अब्बू हयात होते तो मिनटों में उनकी प्रॉब्लम हल कर देते, मगर वो नहीं थे और मिन्हाज अहमद खुद को खासा बेबस महसूस कर रहे थे। टहल-टहल कर थक चुके थे, मगर कोई हल ना सूझ रहा था। क्या करें, क्या ना करें की कैफियत से दो-चार वो अख्तर भाई के पास चले आए। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? वो उनके पास बैठे तो वो पूछने लगे। हाँ, बहुत उलझ गया हूँ मैं। उन्होंने तवील सांस छोड़ी। क्या परेशानी है? मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल बता सकूं। अख्तर भाई उनके कंधों पर हाथ रख कर कहने लगे। आज हॉस्पिटल में नवीद अहमद आया था मुझसे मिलने। वो बोले। यानी अख्तर चौंके। क्या कहा उसने? रैयान की कोई बात? हाँ, मिनहाज ने तवील सांस खींची। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो क्या कहा तुमने?
कहता क्या भाईजान, रैयान उसका बेटा है। मैंने कह दिया कि वो कल शाम घर पर आकर रैयान की मर्जी मालूम कर ले। अगर वो जाना चाहे तो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। कितनी आसानी से तुमने ये सब कह दिया मानू, क्या रैयान पर तुम्हारा कोई हक नहीं? अख्तर कहने लगे, अगर रैयान उसके साथ चला गया तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। वो बहरहाल नवीद अहमद का ही बेटा है। वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दिए। क्यों क्यों नहीं रोकोगे उसे? क्या इसीलिए उसे पाल पोस कर इस मकाम तक पहुंचाया था कि नवीद अहमद आकर उसे ले जाए? नहीं मानू, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं रोकूंगा रैयान को और देख लूंगा उसके नाम नेहाद बाप को भी। वो भड़क गए थे। नहीं भाईजान, प्लीज आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। उसकी मर्जी, वो चाहे तो जा सकता है। मैं रोकने का जवाज नहीं रखता कि नवीद अहमद ही उसका हकीकी बाप है। रही बात उसे पाल पोस कर इस मकाम तक पहुंचाने की, तो भाईजान मैंने किसी सिले या गर्ज की खातिर उसे नहीं चाहता। मोहब्बत और तवज्जो उसकी जरूरत थी, वो मैंने उसे दे दी, और मैं उससे अपनी मोहब्बतों का सिला हरगिज नहीं मांगूंगा। वो कहकर चुप हुए तो अख्तर महज उन्हें देख कर रह गए। कैसा इंसान था वो कि दूसरे की औलाद को अपने जिगर गोशा की तरह परवान चढ़ाया, मुआशरे में उसे एक आला और इज्जतदार मकाम अता किया, और अब उसे उसके नाम नेहाद बाप के हवाले करने पर भी तैयार था। जब तुम फैसला कर ही चुके हो तो परेशानी की क्या बात है? बड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, दरअसल मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं रैयान से कैसे कहूँ। वो तो नवेद अहमद का नाम सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा। वो बेबसी से बोला। बेफिक्र रहो, मैं कह दूंगा उससे। अख्तर ने मसला सुलझा दिया। भाईजान प्लीज कोई ऐसी वैसी बात मत कहिएगा कि उस पर खुदा न ख्वास्ता दौरा पड़ जाए। वो आजिजी से बोले, मानो तुम किस मिट्टी से बने हो आखिर? खुदा कसम, ऐसा बेगर्ज और पुरखुलूस बंदा मैंने कहीं नहीं देखा फी जमाना। मैं खुद भी नहीं हूँ ऐसा। अख्तर के कहने पर वो मुस्कुरा दिए, मगर मुस्कुराहट अफसुर्दा सी थी। अगर रैयान नवीद अहमद के साथ चला गया तो ये ख्याल ही उन्हें मारे डाल रहा था। तुम बेफिक्र रहो, मैं सहूलत से रैयान को समझा दूंगा। अख्तर भाई ने तसल्ली दी तो वो अपने ख्यालात से चौंके। शुक्रिया भाईजान, आपने मेरी बड़ी उलझन सुलझा दी। मैं खुद में इतना हौसला नहीं पा रहा कि खुद रैयान से बात करूं। वो कहते हुए उठकर चले गए। सारे घर में ये बात फैल चुकी थी कि नवीद अहमद रैयान को लेने आ रहे हैं। रैयान ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। बेहद खामोशी से उसने अख्तर की बात सुनी थी, और मिनहाज अहमद ने दानिस्तन उसे छेड़ा नहीं था कि वो डरते थे कि कहीं वो बेकाबू ना हो जाए। फिर अगले दिन की शाम हुई तो तमाम अफराद दम साधे नवीद अहमद की आमद के मुंतजिर थे। वो आए तो सबके कान रैयान का फैसला सुनने के मुंतजिर हो गए, और जब वो हॉल में दाखिल हुआ तो बैक वक्त सभी ने बेचैन सी नजरें उस पर डाली थी। आप कल इसी वक्त आ जाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। वो रुके बगैर नवीद अहमद से कहकर हॉल से निकलता चला गया, और मिनहाज अहमद समेत वो तमाम अफराद जिन्हें यकीन था कि रैयान नवीद अहमद के साथ जाने से इनकार कर देगा, तो उसका फैसला सुनकर वो सब शशदर से रह गए। यकीन के सारे शीशा छन कर टूट चुके थे। वो जो इस कदर मुतनफ़िर था अपने बाप से, जिसने अपने नाम से बाप का नाम अलग कर दिया था, अपनी सूरत से बाप की छवि निकलवा दी थी, वही रैयान अपने उसी नाम नेहाद बाप के साथ जाने पर राज़ी था, और वो सब बैठे एक-दूसरे की सूरतें तक रहे थे। अपनी समाअत पर यकीन करने को कोई भी तैयार नहीं था। रैयान के गैर मुतवक्को फैसले ने हकीकतन सबको ठेस पहुँचाई थी। नवीद अहमद उन सब पर एक फातिहाना सी नज़र डाल कर जा चुके थे, और वो सब जमूत का शिकार अपनी-अपनी नशस्तों पर बैठे थे। रैयान के फैसले पर किसी ने कोई तबसरा नहीं किया था। पापा, बड़ी देर बाद वो उठकर अपने कमरे में आए तो रैयान उनके सामने आ गया। वो खाली-खाली नज़रों से देखने लगे। कितनी आसानी से वो अपने नाम नेहाद बाप के साथ जाने पर राज़ी हो गया था। कितनी आसानी से उसने उनके यकीनो एतमाद की धज्जियाँ उड़ा दी थी। उन्होंने इस कदर यकीनो एतमाद और दावे से नवीद अहमद से कहा था कि रैयान तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर देगा, मगर ऐसा हुआ तो नहीं। रैयान ने उनका दावा झूठा साबित कर दिया था। वो अपने बाप के साथ जाने पर आमादा था। पापा, उसने बहुत आहिस्तगी से उनके शाने पर हाथ रखा तो वो चौंके। वो उन पर नजरें जमाए खड़ा था। बेटा, मेरी जान। उन्होंने बेइख्तियार ही उसे सीने से लगा लिया। आंखों से कितने ही आंसू निकल कर रैयान के बालों में गुम हो गए। बहुत जोरदार आवाज से उसके कमरे का दरवाजा खुला था। रैयान ने मुड़कर देखा, रूबिया अंदर आ गई थी। क्या हुआ? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। मुबारकबाद देने आई हूँ तुम्हें। वो तंज से मुस्कुराई। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने रैयान। नवेद अहमद, उसने चबा चबा कर उसके हकीकी बाप के साथ उसका नाम जोड़ा था। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने होंठ बीच कर उसे घूरा। कहने को रहा ही क्या है, तुम तो जा रहे हो। उसके लहजे में काट थी। तो तुम क्यों दुखी हो? बारात के साथ आऊंगा तुम्हें लेने। वो हंस दिया। शट अप! वो चीख पड़ी। तुम समझते हो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? नहीं रैयान, नवीद अहमद, मैं तुम पर थूकना तक पसंद नहीं करूंगी। साथ जाना तो बहुत ही दूर की बात है। दुख तो इस बात का है कि मैंने अपने जज्बे तुम जैसे कमजोर इंसान के नाम कर दिए, जिसे मोहब्बतों की पहचान नहीं, खुलूस की परख नहीं, जो बेगर्ज और बेपनाह चाहते छोड़कर गर्ज की चाहतों में
लिपटी मोहब्बतों के संग जाने पर आमादा है। बहुत अच्छा किया रैयान नवीद अहमद कि तुमने अपनी असली सूरत दिखा दी। उसी जलील और कमीने शख्स की औलाद होना जाहिर सी बात है विरसा में मुंतकिल होना ही था। वो कहते कहते पल भर को रुकी और अपनी उंगली से अंगूठी खींचकर सामने खड़े रैयान के मुंह पर दे मारी। तुम जैसे शख्स के साथ मंसूब होना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। मैंने रैयान मिनहाज की तमन्ना की थी, रैयान नवीद अहमद की नहीं। वो कहती हुई रुकी नहीं, दौड़ते कदमों से बाहर निकल गई और रैयान ने झुककर कदमों में पड़ी अंगूठी उठा ली। दोपहर शाम में ढली तो नवीद अहमद एक बार फिर वारिद हुए। चलो बेटा, वो रैयान से मुखातिब हुए तो वो अपना अटैची उठाकर उनके साथ चल पड़ा। मिनहाज अहमद समेत तमाम अफराद उनके पीछे बरामदे तक आए। खून का रिश्ता सबसे अफजल और अटल होता है। देख लिया ना तुमने? नवीद अहमद लम्हा भर को उनके सामने रुके, बड़ी ही फातिहाना नजरों से उन्हें देखा और आगे बढ़ गए, जबकि वो कर्ब से निचला लब दांतों तले दबाए नवीद अहमद के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए रैयान को देखे गए। उसका हर उठने वाला कदम उसे उनसे दूर कर रहा था। रैयान, नवीद अहमद का बेटा, जिसे उन्होंने अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाया था, अपनी सारी मोहब्बतें उस पर लुटा दी थी, वही रैयान आज उन्हें अपने पापा को छोड़कर जा रहा था। वो बरामदे के सुतून से टेक लगाए उसे खुद से दूर होता देख रहे थे। लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम उनका और रैयान का दरमियानी फासला बढ़ता ही जा रहा था और वो बेबसी से देखे जा रहे थे। वो पोर्च तक पहुंचकर रुका। नवीद अहमद कार का लॉक खोलने लगे और रैयान एकदम ही पलटा। पापा, पापा! उन्होंने देखा वो बाहें फैलाए पुकारता हुआ उन्हीं की तरफ दौड़ा आ रहा था। उन्हें एकदम उसका बचपन याद आ गया। उस वक़्त भी तो वो इसी तरह पुकारता हुआ बाएँ फैलाए उनकी तरफ दौड़ा आया था और उन्होंने खुद ब खुद अपने बाजू वाह कर दिए थे और आज फिर वो उन्हें पुकारता हुआ बाएँ फैलाए उनकी तरफ दौड़ा, तो उनके बाजू खुद ब खुद वाह होने लगे, जिनमें वो समाता चला गया। पापा, पापा! वो उनके सीने से लगकर शिद्दतों से रोया। क्यों नहीं रोका मुझे बताएँ ना, क्यों नहीं रोका? चलो बेटा। इसी पल पीछे से नवीद अहमद की आवाज़ आई, पापा, इस ज़लील कमीने शख्स से कहिए कि चला जाए यहाँ से, मुझे नहीं जाना इसके साथ। ये उस वक़्त क्यों नहीं आया जब मुझे उसकी ज़रूरत थी? कहिए इससे चला जाए, चला जाए। वो मिन्हाज अहमद के बाजुओं के हिसार में पहुँचकर चीख रहा था, आपने क्यों नहीं रोका मुझे? एक बार पापा, एक बार तो कहते कि मत जाओ, मैं अपनी जान दे देता, मगर नवीद अहमद के साथ नहीं जाता, लेकिन आपने रोका नहीं और मैंने महज़ इसलिए इस शख्स को दूसरी शाम आने के लिए कहा कि मुझे यकीन था कि आप मुझे रोक लेंगे, अपनी मोहब्बतों का वास्ता देकर, मगर आपने तो कुछ नहीं किया। देखिए, देखिए ना पापा, मैं खुद आ गया। क्या मैं जी सकता हूँ आपके और आपकी मोहब्बतों के बगैर? बताइए, बताइए ना पापा। नहीं, नहीं बेटा, उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसके आँसू पोंछ डाले। अब इससे कहिए कि चला जाए यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा इसके साथ। वो कहकर एक मुतनफ़िर नज़र नवीद अहमद पर डालकर अंदर चला गया और तब मिन्हाज अहमद ने सर उठाकर बड़े फ़ख्र से नवीद अहमद की तरफ देखा। देख लिया ना तुमने? मोहब्बत और खुलूस के रिश्ते भी कभी-कभी खून के रिश्तों को मात दे जाते हैं। उन्हें लगा जैसे मिन्हाज अहमद की नज़रें यही कह रही हैं। फिर वो रुके नहीं, चुपचाप पलट गए और जब मिन्हाज अहमद हॉल में दाखिल हुए तो देखा वो दादू की गोद में सर रखे लेटा था। आपने क्यों ना रोका मुझे? अरे दादू, अपनी मोहब्बत का सिला तो माँगा होता, वो कह रहा था। धत पगले, मोहब्बतें तो बेग़र्ज़ होती हैं, उन्होंने प्यार से डाँट दिया। और मालूम है क्या, पापा मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करते हैं, बेग़र्ज़, बेलौस। वो कहकर मुस्कुराया तो दादू ने इस बात में सर हिला दिया। और अब आप अपनी बेवकूफ़ सरफिरी अक्ल से पैदल पोती को समझाइए। कहती है मैं तुम पर थूकना तक पसंद नहीं करूँगी। उसने कहते हुए रूबिया की नकल उतारी। कह रही थी मुझे मोहब्बतों की पहचान नहीं है, ये देखिए अंगूठी मेरे मुँह पर दे मारी। इसे कहिए सीधी तरह से पहन ले वरना मैं किसी और की उँगली में डाल दूँगा। अरे वाह! बड़े आए। रूबिया ने झपट कर अंगूठी उसके हाथ से छीन ली। न सिर्फ छीनी बल्कि अपनी उँगली में डाल भी ली। हाय हाय! कैसी बेशर्म लड़की है। काशी ने दादू की नकल उतारी। काहे की बेशर्म? अंगूठी मेरी थी सो मैंने ले ली है ना? चाचू, वो कहती हुई मिन्हाज अहमद के बाजू में जा बैठी। हाँ बहू, वो बेहद शौक़ी से मुस्कुराए। चाचू, मैं मार दूँगी हाँ? उनके नए अंदाज़े तखातुब ने उसे शर्मा दिया। हाँ, पापा कैसी बहू है आपकी? अभी से मारने की बात कह रही है। रैयान ने जुमला उछाला। मैं आपकी बेटी हूँ ना चाचू, वो रुहाँसी हो गई। पहले थी, अब नहीं। वो फिर बोला, चाचू, उसने एहतजाज किया, रैयान गलत नहीं कह रहा, अब तुम हमारी बहू हो। वो मुस्कुराए थे। अल्लाह नहीं चाचू। रूबिया ने बेहद चटपटा कर उनके बाजुओं में मुँह छुपाया तो उनके और रैयान के साथ हॉल में मौजूद दीगर तमाम लोग भी हँस पड़े कि खुशियाँ फिर से लौट आई थीं। खत्म शुद।